जय हिंद एवरीवन। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बैठिए बैठिए दोस्तों, बैठिए सब लोग। ये स्टेज तो बड़ा हो गया। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हाल है? चलिए। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। तैयार हैं क्या? चलो। जय हिंद। पीछे चलो चलो, शाबाश। चलो भाई। नाउ देखो दोस्तों, तो कैसी चल रही है आप लोगों की मेंस की तैयारी? सही है। अच्छा, पहले ये बताइए कि कौन कौन इस बार मेंस दे रहा है? इस बार मेंस दे रहा है? जे भी है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। देखो दोस्तों, थोड़ा सुनो। नाउ अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां से थोड़ा याद करेंगे कि हमने अपने पीटी की क्लासेस में इकोनॉमिक्स में सारा सिलेबस कंप्लीट किया। और इस क्लास में अगर कोई ऐसा है, कुछ लोग नॉन केजीएस स्टूडेंट भी हैं क्या, जिन्होंने केजीएस में पढ़ाई नहीं करी? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करें। ओके, ठीक है। तो जो लोग नॉन केजीएस स्टूडेंट हैं, उन्हें सबसे पहले इकोनॉमी को, आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे तो आवाज़ बिल्कुल सही है, तो उन्हें सबसे पहले इकोनॉमी को तैयार होना चाहिए। क्योंकि इस बैच में हम इकोनॉमी के बेसिक्स में बात नहीं करेंगे। हम जो प्रीलिम्स में हमने पढ़ा, हम उसमें एक भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। हम इंटायरली पूरे तरीके से नए कॉन्सेप्ट्स देखेंगे यहाँ पे, और नए नए चीज़ों पे विचार करेंगे मेंस के ओरिएंटेशन के साथ। लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द मेंस पार्ट, लेट मी टेल यू कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो चलो थोड़ा सा वहाँ का रिकॉल करते हैं। और मैं कम से कम आने वाले अभी 10 मिनट में इकोनॉमिक्स के 1000 शब्द बोलूँगा। 1000 तो ज़्यादा हो गया, 600-700 शब्द बोलूँगा। और ये 600-700 शब्द सारे आपके दिमाग में इमेजिनेशन के साथ आने चाहिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर कि हमने अपनी प्रीलिम्स की क्लासेस में सबसे पहले शुरुआत करी कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, अर्थशास्त्र का परिचय क्या है। और थैंक यू सो मच। इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में, इकोनॉमिक्स के परिचय में हमने यहाँ से शुरू किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सकारात्मक अर्थशास्त्र, नियामक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमने देखा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड में कितने तरीके की अर्थव्यवस्थाएं हैं। हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद हम आगे चले, हमने देखा इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटीज, कार्य की गतिविधियों के आधार पर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वर्क। दोस्तों, कंडीशंस, कार्य की कंडीशंस, परिस्थितियों के आधार पर। द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, संगठित और गैर संगठित क्षेत्र। फिर हमने बात करी दोस्तों इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो, चक्रीय प्रवाहन। उसमें हमने बात करी कि अलग अलग सेक्टर मॉडल्स हैं इकोनॉमी के, कंज्यूमिंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनके बीच एक सर्कुलर फ्लो कैसा है। कंज्यूमिंग सेक्टर फैक्टर सर्विसेज को देता है, इसके बदले वस्तुओं और सेवाएं आती हैं। और ये जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो कंज्यूमिंग सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस फैक्टर इनकम, साधन आय देता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। और इसके बदले ये लोग कंज्यूमिंग सेक्टर परचेज करते हैं और उपभोग व्यय वस्तुओं और सेवाओं पर। सरकार के साथ इनका रिलेशन है टैक्स वैक्स का, और साथ में एक सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट जैसी
जैसी चीजें पढ़ी। फिर हमने बात करी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भारत का शेष विश्व के साथ कैसा संबंध है, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को ब्रेक किया। देन भी हम आगे बढ़े और हमने बात करी कुछ और टॉपिक्स, जैसे हमने बात करी दोस्तों द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन क्या है, कैसे होता है, अच्छा है बुरा है, किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है और कैसे मेजरमेंट होता है। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक। इन्फ्लेशन के साथ साथ हमने कुछ शब्द पढ़े, जैसे हमने पढ़ा रिसेशन, हमने पढ़ा डिप्रेशन, हमने पढ़ा स्लो डाउन, हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन संकोचन, हमने पढ़ा एक्सपेंशन। हमने ऐसे शब्दों के जरिए हमने इन्फ्लेशन को समझा। इसी में हमने बात करी कि जो इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति, इसमें फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट देखा, स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट देखा और साथ में हमने थोड़ा आगे चले तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के पास है मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी को देखा कि दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मात्रात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में हम लोगों ने बात करी बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एसडीएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बात करी हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, साखों की राशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता ऋण डीएनए एंड देन मोरल प्रेशर, नैतिक तनाव एंड डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई। देन हमने फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति को देखा और फिस्कल पॉलिसी में हमने बात करी सरकार के खर्चे, सरकार के राजस्व, इनके जरिए सरकार टैक्स वैक्स, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, पब्लिक बोरोइंग्स, एनएससी, केवीपी, किसान विकास पत्र, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना एंड महिला सम्मान बचत पत्र। इन सब चीजों के हमने मुद्दों को देखा। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो हमने देखा एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, प्रशासनिक नीति भी है, जिसके माध्यम से सरकार अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका बैन लगा दिया। जैसा हमारे देश वर्ल्ड में इस समय ट्रंप साहब काम कर रहे हैं, ट्रंप ने अपनी ट्रेड पॉलिसी बनाई, ऐसे हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के माध्यम से भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन का चैप्टर खत्म किया। फिर हम आगे बढ़े तो हमने बात करी फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, और वित्तीय बाजार में हमने बात करी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। मनी मार्केट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड कैपिटल मार्केट के पापा है सेबी। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, एक साल से कम, एक साल से ज्यादा। मनी मार्केट में हमने बात करी दोस्तों कि मनी मार्केट जो है उसके इंस्ट्रूमेंट में हमने बात करी कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रीपर्चेज एग्रीमेंट, याद आया क्या, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, नोटिस मनी, सीबीएलओ, टर्म मनी। और हमने कैपिटल मार्केट में आए, कैपिटल मार्केट में हम बात कर रहे थे शेयर्स, इक्विटीज, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न एंड म्यूचुअल फंड्स। फिर हमने बात करी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। हमने बात करी सेबी के डिसीजन से संतुष्ट ना हो तो सेट, एसएटी, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। देन हमने बात करी एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हमने बात करी आईएफएससीए, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, गिफ्ट सिटी गुजरात। देन ऐसे टॉपिक हमने करे इन एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ब्लू चिप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, सेंसेक्स, निफ्टी, पीएससी, एनएसई, ऐसे तमाम सारी बातों को निपटाते हुए फाइनेंशियल मार्केट की जर्नी को पूरा करके हम आगे बढ़े और हमने बात करी मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। मनी में वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर कि मनी क्या होता है, मनी का मतलब क्या है। मनी में दो तरीके पड़े, लीगल टेंडर नोटिस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लिमिटेड, अनलिमिटेड। हमने बात करी दोस्तों मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति कैसे होती है, मनी सप्लाई के मेजरमेंट मेथड्स, पुरानी विधियां M1, M2, M3, M4, नई विधियां M0, M1, NM1, NM2, NM3 बाय रेड्डी फ्रॉम 1998 ऑनवर्ड्स। साथ में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया दैट इज कॉल्ड L1, L2, L3, द लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, याद आया क्या, तरलता समुच्चय। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने देखा मनी के टाइप्स, कितने टाइप की मनी है, सेंट्रल बैंक मनी, कमर्शियल बैंक मनी, नियर मनी, डियर मनी, टाइट मनी, प्लास्टिक मनी, वर्चुअल मनी, बहुत सारे मनी के टाइप्स। देन हमने आगे बढ़े तो हमने बात करी बैंकिंग और इसी में एक टॉपिक और हुआ था मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई। हमने इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन सीखा, कैसे ब्याज दर का निर्धारण करते हैं। देन हमने बात करी दोस्तों बैंकिंग में हमने बात शुरू यहां से करी कि बैंक्स क्या होती हैं, बैंक्स के फंक्शंस, कार्य क्या हैं, बैंक्स कितने प्रकार की हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। हमने बात करी स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। हमने बात करी नियो बैंक। हमने बात करी अलग अलग डेवलपमेंट बैंक्स जैसे नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम, एनएचबी, नेफेड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। देन इसी टॉपिक में हमने बात करी लेंडिंग रेट्स बिटवीन द बैंक्स एंड द आरबीआई एंड बिटवीन बैंक्स एंड देयर कस्टमर्स, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जनक राज समिति 2019 से, उससे पहले इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट एंड ये सब MCLR, इन सब चीजों पे हमने बात करी। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने बात कर रहे थे NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA को कैसे कंट्रोल किया जाए, सारफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। हमने बात करी दोस्तों इसके बाद IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और जैसे IBBI ने बनाया, इसमें हमने दिवालियापन है, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी ऐसे कॉन्सेप्ट देखे। फिर हमने इसी में बात करी, आपको याद होगा बेसल नॉर्म्स, बेसल मानदंड, बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2, बेसल नॉर्म
3। साथ में हमने बात करी कुछ टर्म्स जैसे काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, SCAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, टियर 1 कैपिटल, बैंक की टियर 2 कैपिटल। इस तरीके से हम चले और हमने बैंकिंग के सारे टॉपिक्स देखे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और वहां से हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए हमारे पास था दोस्तों नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जहां पे हमने बात करी डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, सामान्य निवासी, घरेलू सीमा रेखा। हमने बात करी नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय समुच्चय, जहां पे हम बात कर रहे थे जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम कहते हैं। देन हमने आगे चले तो हमने बात करी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मेथड्स, प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि, इनकम मेथड, आय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। इन तीनों विधियों के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। देन हमने बात करी दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड में C+I+G+X-M, ये जीडीपी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। जो उपभोक्ता व्यय करे, जो कंपनीज व्यय करे, जो सरकार व्यय करे और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो, इन सबको हमने बोला मिलाकर जीडीपी। और इससे हमने नेशनल इनकम निकालना सीखा। कुछ टाइप्स ऑफ इनकम पढ़ी, आय के प्रकार, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्राइवेट इनकम निजी आय, पर्सनल इनकम वैयक्तिक आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वैयक्तिक प्रयोज्य आय। यहां से हमने नेशनल इनकम को खत्म किया। देन हम आगे बढ़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, जिसमें हमने देखा कि आर्थिक विकास के कैलकुलेशन के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो हमने देखा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, भूटान ने बनाया किंग फोर जिग्मे सिंगे वांगचुक। देन हमने बात करी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खत्म किया। फिर हम आगे चले, हमने बात करी इश्यूज रिलेटेड विद द पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी और प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। गरीबी में बात करी कैसे मापते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी, पूर्ण गरीबी। रिलेटिव पॉवर्टी में लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पर पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी का आकलन करते हैं। और गरीबी रेखा को मापने के दो तरीके हैं, एक कैलोरीज इनटेक, ऊर्जा प्राप्ति कितनी कर रहे हैं, और दूसरा पारिवारिक उपभोग व्यय, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर। फिर हमने इसी टॉपिक में देखा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देन हमने देखा दोस्तों पॉवर्टी से रिलेटेड भारत में तमाम सारी समितियों का गठन हुआ, जैसे लकड़ावाला कमेटी, वाई के अलग समिति, ऐसे और वीएम डंडेकर एन रस समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति। और इन सब लोगों ने क्या क्या बातें करी। नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर द कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में नीति आयोग ही सबसे प्रमुख एजेंसी है गरीबी के संबंध में, जो इसके लिए काम करती है। फिर हम बेरोजगारी पे आए और बेरोजगारी में हमने बात करी बेरोजगारी से रिलेटेड शब्द जैसे वर्कफोर्स, लेबर फोर्स, श्रम बल, कार्यबल, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बेरोजगारी के प्रकार। जहां पे हमने बात करी तमाम सारे बेरोजगारी के प्रकार हैं, जैसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मुक्त बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, दोस्तों डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। जैन हमने उसमें बहुत सारी बातें करी, वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, जिसमें हमने कहा आलोचनीय बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट जैसी तमाम सारी चीजों को देखा। और एक बहुत बेहतरीन टॉपिक यहीं पर हुआ था डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकीय लाभांश। उसमें हमने बात करी थी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, रोजगार की लोच, कैसे एम्प्लॉयमेंट लेवल में चेंज हो और जीडीपी में चेंज हो, उनके बीच में संबंध। देन उसके बाद हम आगे बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया। थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर से रिलेटेड भी हुआ था हमारी क्लास में। देन हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बाद चैप्टर शुरू किया प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, जहां पे हम शुरू हुए कि भारत में प्लानिंग की शुरुआत होती है 1934-38 से शुरू करते करते 1950 प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950, देन एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952, देन 65 साल पुरानी योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में हमने शुरू कर खत्म कर दिया और बना दिया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है। हमने सारे 5 ईयर प्लान्स देखे। पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुए, 2017 में जाके खत्म हुए, 12 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़े। फिर हमने बात करी नीति आयोग कैसे काम करती है। इसने 15 साल का प्लान बनाया, 3 साल के लिए एक्शन प्लान, 7 साल के लिए स्ट्रेटेजी प्लान एंड 15 साल के लिए विजन प्लान। हमने नीति आयोग को देखा, नीति आयोग के कुछ नॉलेज इनोवेशन हब वब ऐसे करके नीति आयोग के सदस्य और नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। देन हम आगे चले, प्लानिंग का चैप्टर खत्म करने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त, जिसमें हमने 2 मेजर टॉपिक्स करे, एक बजट और दूसरा टैक्सेशन। बजट में सबसे पहले शुरू किया बजट के इतिहास से कि भारत में सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में पेश हुआ। बहुत सारे फैक्ट लेते लेते 2024 तक के बजट के बारे में सारी बातें। देन बजट के कंपोनेंट्स, बजट के अंग घटक, जिसमें हमने बात करी गवर्नमेंट 2 चीजों पे बात करती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कहां से आएंगे, राजस्व, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्चे कहां करेगी। रेवेन्यूज 2 तरीके के, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, खर्चे 2 तरीके के, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। ऐसे हमने पढ़ा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, विकास व्यय, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, गैर विकास व्यय, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नियोजित व्यय, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर नियोजित व्यय। साथ में हमने दोस्तों जब प्लानिंग का चैप्टर देखा तो हमने इसमें और भी बजट का चैप्टर देखा तो हमने बात करी
बजटीय घाटों के प्रकार, उसमें हमने बात करी रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, हमने बात करी दोस्तों फिस्कल डेफिसिट, फिर राजकोषीय घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा एंड द प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। बजट बनाने की टेक्निक्स देखी हमने, जीरो बेस्ड बजटिंग मेथड, दोस्तों जेंडर बजटिंग मेथड, आउटकम बजट या परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, ऐसे हमने बहुत सारे बजटिंग के तरीके देखे और बजट को खत्म किया। फिर हम आते हैं टैक्सेशन की दुनिया में, और टैक्स में बात करी, टैक्स कितने प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेशन मेथड्स पूरे वर्ल्ड में, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेथड, रिग्रेसिव टैक्सेशन मेथड, प्रोपोर्शनल अनुपातिक कराधान प्रणाली एंड डिग्रेसिव टैक्सेशन प्रणाली सिस्टम, अधोगामी कराधान प्रणाली, जहां पे टैक्स बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। देन हमने ये सब देखा और फिर हम आगे चले और हमने बात करी दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान में जीएसटी का कॉन्सेप्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बारे में इंटायर ज्ञान की बात हुई। देन लास्ट टॉपिक हमने इसमें डिस्कशन करा एंड दैट इज कॉल्ड फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। और लास्ट में हम आते हैं और अपने इकोनॉमी के आखिरी चैप्टर को देखते हैं, दैट इज फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, जिसके अंदर हमने बात करी फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर, कैसे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है, कैसे करेंसी का मूल्यह्रास, रुपए गिरता है डॉलर मजबूत होता है, और कैसे करेंसी का मूल्य बढ़ता है। साथ में हमने बात करी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मूल मुद्रा का अवमूल्यन, कैसे हमारे देश में 1949, 1966, 1991 में 2 बार अवमूल्यन हुआ और अवमूल्यन के क्या क्या प्रभाव हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़े। साथ में हमने बात करी बहुत बेहतरीन टॉपिक, एंड यहाँ पे हमने पढ़ा नीर, रीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और लास्ट में हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, जिसमें हमने पढ़ा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट की आइटम, कैपिटल अकाउंट की आइटम, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जैसे तमाम मुद्दों के साथ हमने अपनी क्लास को खत्म किया था दोस्तों। जय हिंद। राइट, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बस खुश रहिए भाई। सो थैंक यू एवरीवन, जय हो जय हो जय हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी इकोनॉमी का रिकैप आपके सामने दौड़ रहा था। जो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा लगभग 500-700 शब्द यूज करे मैंने, और दोस्तों ये सारे शब्द आप लोगों को आते हैं। कम ऑन, यस। आज से दोस्तों हमारी इकोनॉमी की एक दूसरी यात्रा चालू हो रही है, और अगले 15 दिन 12 अप्रैल तक नो छुट्टी, नो ब्रेक। 12 तारीख तक ही मेरे पास टाइम है। 12 की शाम को आई एम गोइंग बैक टू द दिल्ली, और फिर मैं 20 तारीख को आऊंगा। इसका मतलब आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा, और 12 तारीख तक हमें नॉन स्टॉप इकोनॉमी पढ़नी है। और जो भी हमने प्रीलिम्स में पढ़ा उसका एक शब्द भी मैं मेंस में पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ना मैं जिक्र करने वाला हूँ। मेंस इज एंटायरली अ डिफरेंट गेम। यहाँ पर हम दूसरा खेल खेलेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में थोड़ा बहुत योगदान दे देंगे दोस्तों। राइट, तो ये हमारा अप्रोच क्या रहेगा, आइए उस पर बात कर लेते हैं। और एक भी घंटे का टाइम नहीं है कि मैं फिजूल में आपके साथ कुछ बातें करूं यहाँ वहाँ। हम सिर्फ डायरेक्ट हिट करेंगे अपने एग्जाम के एस्पेक्ट्स को, राइट, और आप लोगों को थोड़ा सा सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और पहले शुरू करने से पहले, चूंकि पीटी की कक्षाओं में ही मैंने सिलेबस तो लिखवा दिया था, लेकिन आज आपके पास एक नई कॉपी है, नया सफर है, तो पहले 5 मिनट में मेंस का सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा रोड मैप क्या होगा और अगले 15 दिन हमें किस रास्ते पे चलना है। थोड़ा सा मैं स्पीड में रहूंगा और आपको मेरी स्पीड के साथ समझना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स सीखने नहीं आए हैं। हमारे फाउंडेशन और बिल्डिंग और छत डल चुकी है, अब उसमें हमें सिर्फ सुंदरता करनी है, उसमें डेकोरेशन करनी है। कम ऑन, यस और नॉट, जिसमें आप इंटरव्यू में जाएं तो उस घर में रहने में आनंद आए ज्वाइनिंग के बाद। कम ऑन, यस और नॉट। तो हमारा मेंस का जो व्यू है, मेंस का जो अप्रोच है, वो बिल्कुल ही अलग होगा। प्रीलिम्स में हम ऐसे पढ़ते थे, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी एट पीपीपी, ये सब देखते थे क्या होता है, चूंकि आप पहली बार सुन रहे थे। यहाँ पर भी सारी चीजें आप पहली बार सुनोगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग पहले से तैयार हो। कम ऑन, यस और नॉट। अब आप 12th पास कर चुके हैं, अब ग्रेजुएशन में आ गए हैं, तो थोड़ी एडवांस लेवल बातें होंगी। राइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। दिस इज द सिलेबस। देखो मेरे दोस्तों, थैंक यू ऑनलाइन भी सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए और शुरू करते हैं हम यहाँ से सफर अपने मेंस का। देखो दोस्तों, हम सबसे पहला यूनिट जो उठाएंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे। प्रीलिम्स शुरू करने का एक अलग तरीका है और मेंस हमारा अलग तरीके से शुरू होता है। यहाँ से हम शुरू करेंगे द सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। सबसे पहला टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य, भी कह लो आप इसे, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य है, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य है।
द सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य। अर्थात इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था की हालत कैसी थी और कैसी है और आगे कैसी होगी। मतलब देखो, इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। पहले पार्ट में हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमी आजादी से पूर्व, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब भारत की इकोनॉमी कैसी थी, तो बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी के पूर्व। दूसरी बात करेंगे द इंडियन इकोनॉमी, जब आजाद हो गई तो आजादी से लेकर 1990 तक की इकोनॉमी कैसी रही। जब 1990 की इकोनॉमी हम देख लेंगे, देन हम बात करेंगे कि 1991 से उपरांत, मतलब 1991 ऑनवर्ड्स, मतलब 1991 के उपरांत, 1991 के उपरांत। और यहीं पर देखो, उपरांत सही लिखा क्या? और यहीं पर हम बात कर रहे होंगे इसी टॉपिक में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कि हमारे देश में जब एलपीजी की हम पॉलिसी लेकर आते हैं तो एलपीजी की पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। लिखते लिखते सुनते भी जाओ दोस्तों। सकारात्मक देखिए, जब हम प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि एलपीजी क्या था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्यों आया। यहाँ पर जब हम मेंस पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे उदारीकरण आया तो उदारीकरण के क्या कारण थे, पहले वहां से शुरू करेंगे, क्यों उदारीकरण शुरू हुआ। देन उदारीकरण आने से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़े, और प्रभाव भी सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। उदारीकरण से भारत की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। देन जब हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे पहला, तब हम बात करेंगे कि चलो भाई साहब 1991 से हम आ चुके हैं और इसी टॉपिक में हम 1991 के बाद अब हम पढ़ेंगे द करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान परिदृश्य। इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्तमान परिदृश्य। और वर्तमान परिदृश्य में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य में, मतलब 2024-25 की इकोनॉमी, 2023-24 की इकोनॉमी, मतलब वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। मतलब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। आज के क्लास में आपको यह समझ में आ जाएगा कि जब आजाद भारत हुआ था तो आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसे अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी करी। इन मुद्दों पर आज एनालिसिस होगा। फिर हम धीरे धीरे आएंगे 2024-25 की इकोनॉमी देखेंगे। देन नेक्स्ट हम जब 2025 में आ चुके, 24 में आ चुके, तो हमारा एक टॉपिक बनता है जिस पर हमें अध्ययन करना चाहिए, और वो है कि जब हमारी योजना आयोग ने या नीति आयोग ने जो योजनाएं बनाई, उन योजनाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या क्या उपलब्धियां हुई। तो दोस्तों, योजनाओं की उपलब्धियां नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि योजनाओं की उपलब्धियां, कि हमारे देश में जो योजनाएं बनी उनकी क्या क्या उपलब्धियां हमें हासिल हुई और क्या क्या अचीवमेंट्स हमें प्लानिंग के मिले। जब हमने योजनाओं की उपलब्धियां देख ली, योजनाओं के अचीवमेंट्स देख लिए, तो योजनाओं के अचीवमेंट्स के बाद अब हम आगे की रास्ते खोलेंगे। आगे के रास्ते खोलेंगे मतलब क्या? सबसे पहला रास्ता दोस्तों, अभी हमने 2015 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय किया कि सतत विकास के लक्ष्य और 2030 तक हमें प्राप्त करने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्तियां, 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 कि आखिर हमने जो सतत विकास का लक्ष्य है उसमें क्या प्राप्त किया, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको एनालिसिस करेंगे। चलो भाई साहब, यहाँ पहुंच गए 2030। इतने में हमारी मंजिल का सफर खत्म नहीं होता है। अब हमारी मंजिल पहुंचेगी 2047, जब भारत को विकसित भारत बनाना है। तो नेक्स्ट यूनिट जो चैप्टर होगा विकसित भारत 2047, ये नेक्स्ट चैप्टर होगा विकसित भारत @2047, 2047। तो मेरे प्यारे साथियों, इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद हमारी इकोनॉमी की दशा और दिशा ये दोनों क्लियर हो जाएगी कि वर्तमान में हमारी इकोनॉमी की, वर्तमान क्या, इतिहास से लेकर आज तक इकोनॉमी की दशा क्या है, और फिर आगे के 2, 3, 4 टॉपिक से पता चलेगा कि हमारे इकोनॉमी की दिशा क्या है, कि हम इकोनॉमी कहाँ की ओर जा रही है, क्या क्या चीजें चल रही हैं। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बेहतर अनुभव आप लोगों को प्राप्त होगा 1, 2, 3, 4 इन सारे चैप्टर्स में। जब हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, देन हम बात करेंगे क्या, द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में सामाजिक आर्थिक समस्याएं। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लिख सकते हैं 5वां, भारत में सामाजिक आर्थिक समस्याएं, भारत में सामाजिक आर्थिक समस्याएं। सामाजिक, रुक जाओ, ऐसे क्या लिखें, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, सामाजिक आर्थिक समस्याएं। आपने भारत में लिख लिया, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अच्छा है सामाजिक आर्थिक समस्याएं।
क्यों मैंने भारत में काट दिया, वो इसलिए, जरा ध्यान से सुनेंगे कि जो जिसने भारत में लिख लिया होगा वो ब्रैकेट में बाद में लिख लेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ हमारा प्यारा सा राज्य, दैट इज बिहार। मतलब हम मेंस में ना कि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी बल्कि बिहार की इकोनॉमी को भी समझेंगे। मतलब हमारे इंडिया और बिहार की इकोनॉमी में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सामाजिक आर्थिक समस्याएं। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में मेरे पास सबसे पहला टॉपिक होगा गरीबी की समस्या, द इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। तो गरीबी की समस्या पर हम बात करेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि गरीबी हमने पीटी में पढ़ लिया है, लेकिन अब पीटी में जो पढ़ा उसका एक्सटेंडेड वर्जन हम मेंस में देखेंगे। पीटी में जितना गरीबी पढ़ा और जो अभी आके आते आपको एक स्नैपशॉट दिखाया, उस पर हम एक पॉइंट पर भी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ मेंस की बात करेंगे पीटी में। अगर आपने पीटी में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, दैट्स नॉट माय फॉल्ट, दैट्स योर फॉल्ट, राइट। तो आपको जो भी नए बच्चे हैं या हमारे नॉन केजीएस स्टूडेंट हैं, तो उन्हें अपने सहेली या सहेलों से क्या कॉपी ले लेनी है, उसे जेरोक्स करानी है और उसे बैठ के पढ़नी है। क्योंकि यहाँ पर मैं पीटी की बातें डिस्कस करूंगा कि सापेक्ष गरीबी ये होती, निरपेक्ष गरीबी ये होती, तब तो होली हमारा सिलेबस। क्योंकि यहाँ पर हमें सिलेक्शन कराना है, आप लोगों को आगे की रास्ते ओपन करने हैं और अधिकारी बनाने की एक मंजिल पर चलाना है। तो इसलिए हमें जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना होगा। करोगे तो तुम्हें फायदा, नहीं करोगे तो बोलने का और डांट मारने का भी पैसा मिलता है अपन को। कौन, यस और नॉट। तो अपन बोलते रहेंगे, बीच बीच में डांटते रहेंगे, उसका भी पैसा मिलेगा हमें। कौन सही है। तुम पढ़ो या मरो, कोई मतलब नहीं। इसलिए मन आए तो पढ़ लो, ना आए तो घूम लो। इसलिए अगले 15 दिन इकोनॉमी की इस ट्रेन में बैठकर सफर को एंजॉय करो। अलग अलग स्टेशन को उतरेंगे, अलग अलग माहौल को चेक करेंगे, फिर चढ़ जाएंगे, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। कौन, यस और नॉट। अब हम इसके बाद गरीबी की समस्या देखने के बाद हम चलेंगे और चर्चा करेंगे भारत में बेरोजगारी की समस्या के बेरोजगार मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि हम बेरोजगारों के साथ बात करेंगे कि इन बेरोजगारों की समस्या क्या है, राइट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे बेरोजगारों की समस्या, सॉरी बेरोजगारी की समस्या। तो तुम्हारी समस्या की बात मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बेरोजगारी की समस्या की बात करूंगा, बेरोजगारों की नहीं। दोस्तों, द इश्यूज रिलेटेड विद द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देन एक बहुत शानदार टॉपिक होगा यहाँ पर, एंड दिस इज कॉल्ड क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन बोले तो रीजनल इम्बैलेंसेस, क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंसेस। आप 67 में सवाल को पीटी मेंस के क्वेश्चन को देख लो, वहां पे क्वेश्चन आया था द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द रूरल अर्बन डिवाइड, ग्रामीण शहरी विभाजन, ऐसे सवाल बनते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे। देन नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे और हमारा बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा, दैट इज समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास कि हमारे देश में जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, जो समावेशी विकास है, हम इस मुद्दे को पढ़ेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास को देखेंगे क्या होता है, वो बाद में तय करेंगे। तो फिलहाल हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था और जहां भी मुझे मौका मिलेगा वहां बिहार की अर्थव्यवस्था और यहाँ दोस्तों भारत और बिहार दोनों के संदर्भ में गरीबी की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस, एंड द लास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, इनसे हम सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जब निपट लेंगे तो अब हमने अपनी इकोनॉमी के पूरे अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांटा है मेंस के, और वो 3 पिलर्स जिन पर हम स्टडी करेंगे। पहला पिलर है द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, दूसरा है द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, एंड तीसरा है द सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट, सेवा क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों के आधार पर इकोनॉमी का एनालिसिस होगा। जैसे पहले अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो उद्योगों में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 है, हम पढ़ेंगे औद्योगिक नीतियां एवं औद्योगिक विकास। हमारे भारत में जो औद्योगिक नीतियां हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, औद्योगिक नीतियां एवं औद्योगिक विकास, औद्योगिक नीतियां एवं औद्योगिक विकास, औद्योगिक नीतियां एवं औद्योगिक विकास। देखेंगे कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भारत में कैसी बनाई गई। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आजादी के तुरंत बाद आती है 1948, दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आजादी के थोड़े दिन बाद आती है 1956, जिसे हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक संविधान या बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, राज्य पूंजीवाद की बाइबल के नाम से भी जानते हैं, दूसरी औद्योगिक नीति को। देन 1973, 1977, 1980 और 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो हम यहीं पर देख लेंगे, ये 1991 वाली। तो बेसिकली हम यहाँ पे 2 पॉलिसीज और 1991 को भी देखेंगे और उसके इम्पैक्ट देख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक
वर्तमान में मुझे लग रहा है इस पर चर्चा मेंस में होनी चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि हमने अभी हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे और हम यहाँ पर आएंगे जब वर्तमान स्थिति देख रहे होंगे भारत की और बिहार की, तो हमें पता चलेगा कि इस साल हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा भारत का, जिस क्षेत्र ने बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया, वो है विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो हमारे भारत का, जैसे मैंने बोला विनिर्माण, ऐसे मेरे स्मार्ट बच्चे समझ गए, अच्छा जी द्वितीय क्षेत्र निर्माण, विनिर्माण, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, यूटिलिटी सर्विसेज। कुछ याद आया क्या? अगर आपको ये याद नहीं आ पा रहा है तो यू आर नॉट फिट फॉर द क्लास, और आप यहाँ पे मत आए और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं ऐसे बोल रहा, आएगा तब भी, लेकिन आपको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए, जैसे अगर डॉक्टर कहे कि बेटा ये दवाई खाली पेट खानी है और आपको अबे भाड़ में जाए ऐसी की तैसी तेरी, और तुमने पहले ठूसा और फिर दवाई खा ली, तो दोस्तों अब आप अपनी मन की चलाओगे तो उस दवाई का असर तो होगा, लेकिन इतना बेहतर असर नहीं होगा। अगर स्पेशलिस्ट कह रहा है तो आपको मानना चाहिए। तो अगर आपको ये द्वितीय क्षेत्र नहीं आता क्या होता, तो फिर आप कैसे ही समझ पाओगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विनिर्माण क्षेत्र की बातें होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा विनिर्माण क्षेत्र, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। देन हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा बुनियादी ढांचे का विकास, द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। बुनियादी ढांचे का विकास, द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में बुनियादी ढांचे का विकास, द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया के बुनियादी ढांचे के विकास में बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे और काम करेंगे, राइट ना। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा जहां पे हम बुनियादी ढांचे का विकास वगैरह पढ़ लेंगे। अब हम चलेंगे दोस्तों कहां पर? द टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में हम बैंकिंग वगैरह की सर्विसेज देखते हैं, तो उससे रिलेटेड हमने एक टॉपिक बनाया वित्तीय समावेशन, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वित्तीय समावेशन, इसका मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या होता है इसका मतलब? जब टॉपिक खोलेगा तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। बाकी सरल भाषा में कि हमारे देश के सभी लोगों का और बेसिकली हमारे के गरीब, आर्थिक रूप से वंचित और पिछड़े लोगों का बैंक में अकाउंट खुलवाना कहलाता है क्या? कहलाता है क्या? दैट इज कॉल्ड लाइक वित्तीय समावेशन। दोस्तों चाहे आप इसे बुनियादी ढांचे का विकास कह लो, या अवसंरचना का विकास भी कह सकते हैं, या भारत में संरचनात्मक विकास भी कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिंदी में अलग अलग नाम भी हैं, चाहे बुनियादी ढांचा या अवसंरचना, एक ही बात है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे होगा वित्तीय समावेशन के बाद हम आगे चलेंगे और बात करेंगे भारत में फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, कि भारत का फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार कैसा रहा, कि वर्तमान में जो विदेशी व्यापार, देखो फॉरेन ट्रेड नाम की यूनिट हमने प्रीलिम्स में भी पढ़ी और फॉरेन ट्रेड हम मेंस में भी पढ़ेंगे। लेकिन प्रीलिम्स में हमने ये पढ़ा कि दोस्तों कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है। अरे बोलो यस। तो अगर हम बात करें कि फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं, ये सब तो हमने देख लिया। यहाँ क्या पढ़ेंगे वो सुन लो। वहां हमने पढ़ा कि एफडीआई क्या है और एफपीआई क्या है। यहाँ पढ़ेंगे कि एफडीआई और एफपीआई के माध्यम से जब विदेशी पूंजी भारत में आएगी तो उस विदेशी पूंजी का भारत में क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी, ये यहाँ पढ़ेंगे। हमने पढ़ा भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट दो प्रकार का होता है, एक प्रतिकूल एक अनुकूल, अनुकूल दैट इज फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ेंगे कि अगर हमारे देश का अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन है, तो उसे हम अनुकूल कैसे बनाएंगे, क्या क्या कदम उठाएंगे, ये मेंस का अप्रोच है, राइट ना। देन हम आगे चलेंगे। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ से सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो गए। ये दो टॉपिक मैंने सर्विस सेक्टर से रिलेटेड रखे हैं। इज इट ऑल राइट? देन हम चलेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 12वां, दैट इज कृषि। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कृषि। और दोस्तों कृषि में हम फिर से, और हर टॉपिक में ही होगा भारत प्लस बिहार, इसमें भी हम भारत और बिहार को एक साथ देखेंगे। और जब कृषि की हम बात करेंगे तो इसमें हमारे तमाम सारे टॉपिक शुरू होंगे। जैसे कृषि में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि वर्तमान में भारतीय कृषि को क्या क्या चुनौतियां हैं। बोलो क्लियर है? तो वर्तमान में कृषि की चुनौतियां, तो बस ऐसे लिख लो, कृषि में चुनौतियां। तो हम चैलेंजेस पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में कृषि में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और चुनौतियों में भी हम तीन चीजों पर मुख्यतः बात करेंगे कि भारतीय कृषि में सबसे पहली चुनौती जो है वो है डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, घटती उत्पादकता। दूसरी चुनौती जो है वो है फार्मर्स स्ट्रेस, किसान संकट। और तीसरी चुनौती जो है वो है वेदर डिपेंडेंसी या मॉनसून पर निर्भरता। तो ये तीनों चुनौतियों को डिटेल में एनालिसिस करते हुए इस चैप्टर को ओपन करेंगे। देन इस चैप्टर के बाद हम डायरेक्ट हिट करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा
होगा वो होगा भूमि सुधार, बोले तो लैंड रिफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि हमने देखा 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हमारे भारत में जब जमींदारी सिस्टम शुरू किया, वहां से हमने देखा कि ब्रिटिशर्स की कृषि में कैसे शोषणकारी नीतियां रही हैं, और इन शोषणकारी नीतियों का हमने राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द रिकमेंडेशन ऑफ J.C. कुमारप्पन समिति हमने अपने भारत में भूमि सुधार लॉन्च किए। चाहे वो पहले भूमि सुधार बिचौलियों का उन्मूलन हो, और दूसरा भूमि सुधार काश्तकारी सुधार हो, और तीसरा भूमि सुधार भूमि जोतों का समेकन हो, और चाहे भूमि जोतों का पुनर्गठन हो। तो हम बात करेंगे एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, बिचौलियों का उन्मूलन, टेनेंसी रिफॉर्म्स, काश्तकारी सुधार, एंड देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, भूमि जोतों का पुनर्गठन, जिसमें हम बात करेंगे भूमि समेकन, चकबंदी, भूमि समेकन के बाद हदबंदी, लैंड सीलिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि, पूरा का पूरा लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक एनालिसिस होगा। देन इसके बाद हम चलेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि आज वर्तमान में ये हमने देख लिया चुनौतियां और भूमि सुधार। इसके बाद हम देखेंगे the very important chapter, that is how to integrate technology in the agriculture and what would be the impact is going to have. That means the e-technology in agriculture, कृषि में ई तकनीक, the e-technology in agriculture, आप हिंदी में लिख लीजिए कृषि में ई तकनीक, e-technology in agriculture, कृषि में ई तकनीक हम देखेंगे। और इसी में एक टॉपिक में इनबिल्ट करूंगा, दैट इज कृषि में ई तकनीक, और इसमें हम बात करेंगे ई तकनीक, और इसमें हम बात करेंगे एक टॉपिक आएगा दैट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर, परिशुद्ध कृषि, जिसमें हम GIS, GPS, ड्रोन, सेंसर्स, डेटा एनालिसिस, बिग डेटा एनालिसिस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनके माध्यम से कैसे हम टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि के उत्पादन को हम बढ़ाएंगे, ये तमाम सारी बातें होंगी। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, देखो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा दैट इज कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के जो एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी, जैसे हमारे बिहार सरकार ने 2006 में APMC, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उपज बाजार समिति, जैसे अपन मंडी सिस्टम बोलते थे, इसको 2006 में हटा दिया, और 2006 में जब बिहार सरकार ने APMC को हटाया तो इन सब बातों पर बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है, और तमाम सारे बातें होंगी उसमें। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे मैंने नाम दिया खाद्य सुरक्षा, दैट इज फूड सिक्योरिटी, और ये आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है, दैट इज फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। जब हम खाद्य सुरक्षा को बेहतर तरीके से हम तभी सुनिश्चित करते हैं जब हम एक टॉपिक पढ़ लें MSP, दैट इज न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, या इसी को प्राइस सपोर्ट पॉलिसी भी कहते हैं, कीमत समर्थन मूल्य भी कहते हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन यहाँ पर एक टॉपिक और आएगा दैट इज PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे आप लोग झोला लेकर राशन की दुकानों पर जाते होंगे, बोलो जाते हैं कि नहीं दोस्तों, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द राशन सिस्टम इन आवर कंट्री, कैसे हमारे देश में राशन दिया जाता है, उसके क्या क्या चीजें हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, राइट ना। देन ऑनलाइन फालतू की अगर कोई बात करेगा ना तो ऐसा डिजिटल थप्पड़ मारूंगा, अपनी औकात नजर आ जाएगी 1 मिनट में। मैं 2-3 बार देख रहा, जो ये फालतू कमेंट आपका काम है इन्हें डिलीट कर दो, मेरी नजरों में ना आए। जैसे ये मुस्कान सोनम सिंह कह रही है आज लगता है सिलेबस के साथ इकोनॉमिक्स खत्म होकर देंगे सर, राइट, क्या करूं मैं तेरा इसका कमेंट का है। अबे कम से कम अब तुम लोग मेंस पढ़ रहे, अब तो सीरियस हो जाओ। और एक गधा एलॉन मस्क, नाम देखो, कह रहा है कह रहा है FRBM ही पढ़ाएंगे सर, क्या पूछ रहा है। अबे गधा, बजट की क्लास में देख, प्रीलिम्स में पढ़ चुके अपन, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। कम ऑन यस, मुझे यहाँ पर एक भी नॉन सीरियस कैंडिडेट नहीं चाहिए। इफ आई एम कमिंग हियर आफ्टर हैविंग अ लॉट्स ऑफ प्रिपरेशंस, मतलब तुम्हारे इस बैच को लेने के लिए मैंने 3-4 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, और 3-4 महीने लगे जिसमें मैं आज आप लोगों को दूंगा जो भी ज्ञान आज से। इसका मतलब है मैं खुल के बोल रहा आप लोगों के सामने कि मैंने 3-4 महीने अपने इन्वेस्ट करे, तब आज जाके ज्ञान दूंगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अन्य विषयों की तरह नहीं है कि एक बार तैयार हो लिया और बस पढ़ने लगे। अरे बोलो है? हाँ, अभी हमारी पूरी बात तो सुन लो। अन्य विषयों की तरह नहीं है जिसमें एक बार तैयार हो गया, यहाँ पर क्या है हर समय। अरे तुम अभी देखोगे कि जब मैं बात करूंगा 2023-24, 2022-23, राइट, वो तुमने से जो भी सुना वो समझो, यहाँ देखोगे तो अपने आप तुम्हारे दिमाग खुल जाएंगे कि सिर्फ बोला था या है भी। क्या होता है कि हर साल हमारा, हर साल क्या हर महीने हमारा टॉपिक डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। कम ऑन यस और नॉट। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अगर हर कोई बोल रहा वो आपके इसलिए बोल रहा कि आप थोड़ा उतना ही सीरियस रहें, आप उतना ही सीरियस रहें, क्योंकि भाई साहब जिन्होंने पीटी वीटी निकाल लिया ये भी बहुत तोप नहीं मार लिया, क्योंकि पीटी
तो वो बच्चा भी निकाल लेता है बिहार के प्रीलिम्स बीपीएससी का, जो सिपाही या खल्लासी या दरोगा की तैयारी करता है, क्योंकि पीटी का वही स्टैंडर्ड है। लेकिन जो मेंस वही निकाल पाता है, और इवन जिसने यूपीएससी में टॉप 100 में रैंक आई वो भी बिहार का मेंस निकाल ले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब बिहार का मेंस क्या है, बहुत टेक्निकल है। इसका मतलब हम अगर खुल के बोल रहे हैं, आपको क्या ही मजाक करना है, 2-3 साल के क्वेश्चन देख लो और साथ में 2-3 साल के यूपीएससी के क्वेश्चन देख लो, और जब सिलेबस हो जाएगा तो धर के नाप लेना किसका गहराई क्वेश्चन में ज्यादा थी, तो नजर आएगा बीपीएससी में डेप्थ बहुत ज्यादा पूछी है, यूपीएससी से भी ज्यादा। इसलिए अगर जिसका नहीं निकला उसकी तो बात ही नहीं करनी, जिसका निकल गया उनने भी कोई तोप नहीं मान लिया, अब उनका असली खेल खेला यहाँ तैयार होगा। इसलिए भैया थोड़ा दिमाग लगाएं, सीरियस होके पढ़ें, और एक भी फालतू पने का कमेंट हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर आए तुरंत आपका काम है भाई साहब डिलीट कर दो, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना। दोस्तों यहाँ आइए, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम जब देख लेंगे, इसका हम आखिरी टॉपिक करेंगे, और आखिरी टॉपिक क्या होगा, एंड दैट इज कॉल्ड, तुम लोगों को सांस आई दोस्तों, तो जो आखिरी टॉपिक होगा वो होगा एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, दैट इज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग प्रसंस्करण, जरा देख लो जल्दी से, सही लिखा मैंने या नहीं, सही है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये तुम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बर्तनी के भी मार्क्स कटते हैं, राइट। मुझे थोड़ा कम भी ध्यान दूंगा तो मैं चल जाएगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम लोग समझदार हो ये हिंदी बिंदी लिखने में। सो दोस्तों ये हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स होने वाले हैं। कमान यस, एग्रीकल्चर का एक हिस्सा आप ज्योग्राफी की क्लास में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे सर आपको एग्रीकल्चरल जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो पढ़ाएंगे, क्योंकि एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी होती है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न के जो फसल है और उनके फसल पैटर्न, वो प्री में पढ़ लिया, जो भी पढ़ा वो आप जाने। हम यहीं पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप पढ़ेंगे इरिगेशन टेक्निक्स, द माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां, जिसमें आप ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, बूंद वर्षा, चिड़िया वर्षा, तमाम जैसे टॉपिक्स पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये सब चीजें, जो जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, ये आप सब ज्योग्राफी की क्लास में करेंगे। कमॉन यस, ये है इकोनॉमी का हिस्सा एग्रीकल्चर का। तो आई होप आपके दिमाग में ये तो आ गया होगा कि अगर हम इतने टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। कमॉन यस ना, अब सुनो, तो दोस्तों ये हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। कैसा लगा? और लग रहा है इतना तैयार होने के बाद कुछ कायाकल्प पलटेगी पक्का? अब आगे की रणनीति सुनो। हर चैप्टर के, जैसे हमने प्रीलिम्स में क्लास नोट्स बनाए थे, लगभग मुझे उम्मीद है कि 250 से 300 पन्ने की कॉपी भरी थी, बस चलो इतना ही मान लो, 250-300, तो इतनी कॉपी बनी। मेंस में भी कम से कम 120-150 पन्ने की हमारी कॉपी बनेगी, राइट। प्लस मैं आपको कम से कम 150 प्लस पन्ने के चैप्टर वाइज टाइप नोट्स भी दूंगा, राइट। जय हो बोलो। तो इसका मतलब आपके पास पूरे के पूरे मेंस के क्लास नोट्स भी होंगे, और चैप्टर वाइज आपके पास विद बिहार आपके पास टाइप नोट्स भी होंगे, जो पूरी तरीके से कॉपीराइट जिनका मेरे पास है, और मैंने खुद लिख के खुद बनाए हैं वो चैप्टर्स। और उसमें दोस्तों, उसमें पूरा का पूरा बहुत मेहनत करी, 3-4 महीने ऐसी थोड़ा ना लगे, तो वो सब काम हुआ है। देन इसके बाद हर चैप्टर में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन दिए जाएं, जिससे आपको ये आइडिया मिले कि अच्छा ये प्रश्न आएगा तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे। और कम से कम आपको हर चैप्टर वाइज करते करते सेशन के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 400 से 500 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेंगे मेंस के। कम ऑन यस, जिससे आपके पास 400 से 500 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होंगे, जिनको बैठकर आप स्ट्रक्चरिंग करेंगे कि इस क्वेश्चन की डिमांड ये है, इसमें ये पूछा गया। मुझे लगता है किसी एक विषय के साथ 150 पन्ने तक अगर क्लास नोट्स मिले, 150 पन्ने तक प्रिंटेड नोट्स मिल जाएं, और कम से कम 400-500 सवाल मिल जाएं अनसॉल्व्ड, तो इतना जस्टिस हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कम ऑन यस, तो चलो शुरू करें आज की क्लास। क्या आप तैयार हैं? चलो दोस्तों, तो आप शुरू करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस, और सबसे पहला चैप्टर दैट इज भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य। और लिखना कुछ नहीं है, पुट योर पेन डाउन एंड क्लोज द नोटबुक्स। और दोस्तों हम बात करेंगे आजादी के पूर्व आजादी के पूर्व। चलिए आप गेट बंद कर देना, उसको बाहर ही रहने देना, घुसने ना पाए, याद रखना। ही तो जो गेट पे बैठा उसे मैं बाहर कर दूंगा।
हाँ, घुसने ना पाए, ठीक है। चलो सुनिए। गर्मी कुछ ज्यादा है ना, ये एसी वेसी नहीं चल रहा क्या है? तो यहाँ कूलर वूलर की व्यवस्था करो यार। अभी ना करो, कल कर देना। क्या, रुक जाओ सर, अभी करवाते हैं। कल कर देना यार प्लीज। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में 1757 में ब्रिटिशर्स आए। 1757 में ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं। जब 1757 में ब्रिटिशर्स भारत में आए, हम बात करेंगे तब से लेकर 1947 और 50 आजादी तक। मौका मिलता है आज तो 1950 से भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटिशर्स से आने से भी पहले, ब्रिटिशर्स तो 18th सेंचुरी में आते हैं, लेकिन भारत फर्स्ट सेंचुरी वहां से शुरू कर रहे हैं, से लेकर 7। से लेकर 17th सेंचुरी तक हम सभी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में द लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। दोस्तों, द लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आज हम कह रहे हैं कि हमें विकसित भारत का सपना पूरा करना है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 17वीं शताब्दी तक पूरे वर्ल्ड में कभी 1/3 तो कभी 1/4 इंडिया की जीडीपी हुआ करती थी। मतलब जहां पर आज हम कह रहे हैं कि हमें 2047 में विकसित भारत बनाना है और अपनी इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन ले जाना है, आज हमारे देश की इकोनॉमी मात्र $4 ट्रिलियन के आसपास है, $3.94 ट्रिलियन। लेकिन दोस्तों, हमारा सपना है कि विकसित भारत 2047 हम तब आएंगे जब हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और भारत एक विकसित राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। लेकिन आपको बताएं और फिर आगे कहानी सुनाएं कि 17वीं शताब्दी तक भारत पूरे विश्व में एक ना कि सिर्फ उद्योग बल्कि कृषि और अन्य चीजों में भी एक विकसित राष्ट्र ही था। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक साइड और भारत की इकोनॉमी एक साइड। मैंने कहा 25% और कभी-कभी तो 33% तक पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ भारत अकेले करता था। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिशर्स आते हैं। 1757 में ब्रिटिशर्स आए by defeating और conquering the बैटल ऑफ प्लासी। जब ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जीता और 1757 से अपनी दस्तक भारतीय इकोनॉमी में शुरू करी। अगर मैं तब की भी बात करूं तो ब्रिटिशर्स, हम कहते हैं ऑन द ईव ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिशर्स जब भारत आए, मतलब प्लासी के युद्ध के पूर्व संध्या पर इंडिया की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का लगभग 20% इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड हुआ करता था। पूरे विश्व में जितना भी विश्व का व्यापार है, पूरे विश्व का आयात निर्यात जो भी, इसमें लगभग 20% का भागीदार हिंदुस्तान था। जरा देखो कितनी बड़ी इकोनॉमी हमारी थी और आज हम 2-2.5% पे आके सिमट जाते हैं। हमारा गुड्स सेक्टर सिर्फ 1.4% और सर्विस सेक्टर 4.4% का योगदान दे रहा है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स कहे और 1947 की बात करें तो जो वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 20% था, वो मात्र 4% छोड़ के गए। मतलब कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी।
कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी भारत में राज किया, द कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान औपनिवेशिक शासन, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ से आपको हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में समझ में आएगा और धीरे धीरे आगे ले जाते हुए एग्रीकल्चर पे खत्म करेंगे। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, हमारी इस बात को 1757 से लेकर 1947 तक 190 साल जो ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान पर राज किया, इसके लिए एक महान हिस्टोरियन रजनी पाम दत्त साहब ने एक किताब लिखी है, इंडिया टुडे। आप इतिहास की कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं, लेकिन आप दोस्तों थोड़ा सा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे और सिर्फ क्विक स्नैपशॉट देखेंगे कि अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों कि रजनी पाम दत्त साहब ने इस पूरे 190 वर्ष को समझाया है और कहा है द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया टुडे नाम की किताब में, भारत में ब्रिटिश रूल। इस ब्रिटिश रूल को इन्होंने 3 चरणों में दिखाया, एक 1757 से लेकर 1813 तक और एक 1813 से 1858 तक, जब भारत में पहली क्रांति होती है 1857 वाली, और फिर 58 से लेकर 1947 तक। कैसे ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं और हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला फेज था 1757 से लेकर 1757 से 1813 तक, इसे रजनी पाम दत्त साहब ने अपनी किताब में कहा, दिस वाज द फेज ऑफ द मर्केंटलिज्म। इसे कहा मर्केंटलिज्म या कमर्शियल फेज, वाणिज्यिक चरण या मर्केंटलिज्म का चरण। मर्केंटलिज्म दोस्तों क्या किया, ध्यान से सुनो। ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला काम क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार भारत के पास तो बहुत ज्यादा संसाधन है, और भारत दोस्तों ना कि हम तो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, भारत वाज रिच इन द कॉटन, वाज रिच इन द जूट और सिल्क जैसी चीजें, जिनके माध्यम से हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज, हमारे कुटीर उद्योग, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हमारे हस्तशिल्प उद्योग बहुत वर्ल्ड रेनाउंड थे, वर्ल्ड रेनाउंड थे। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में, तो भाई साहब इंडिया को ब्रिटिशर्स के आने से पहले कहा करते थे कि इंडिया वॉज अ गोल्डन ईगल, भारत एक गोल्डन ईगल था दोस्तों, मतलब हम सोना उगलते थे। इसका मतलब हमारी मिट्टी, दोस्तों आपको ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 60 प्रकार की सॉइल होती है फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस। 60 प्रकार की मिट्टी में भारत के अंदर 40 किस्म की मिट्टी उपलब्ध है, 46, और ये बताती है द वर्सेटिलिटी इन इंडियन सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कमोडिटी, कि हमारी इंडिया की मिट्टी इतनी ज्यादा वर्सेटाइल है कि 60 में से 46 तरीके की भूमि मिट्टी हमारे मृदा हमारे भारत में उपलब्ध है। इसीलिए आज देखिए हम स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आज देखिए हम मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था, स्पाइसेस, आपको पता होगा इतिहास में कितने वर्ल्ड फेमस थे। भाई पोर्तुगीज आए, मुगल्स आए, ये अपने साथ मक्का, अपने साथ टोबैको जैसी चीजें लेकर आई, और दोस्तों हमने देखा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी। और तो और ब्रिटिश से पहले की थोड़ी बात कर लें तो इंडियन जो इकोनॉमी थी वो एक सेल्फ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी। हम दोस्तों सेल्फ सब्सिस्टेंस एंड सेल्फ रिलायंस एंड पूरी तरीके से, आज ये मोदी जी का चोचलाबाजी चल रहा है कि भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है। अगर आप पन्ने पलट के देखें तो 1757 से पहले ही भारत आत्मनिर्भर हुआ था। दोस्तों हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट थे हमारे संसाधनों पर, और तो और एग्रीकल्चर वाज द अबंडेंट दैट टाइम। और अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले ही फेज में वापस आते हैं 1757 से 1813। ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार भारत की वस्तुएं पूरे विश्व में बहुत मांग है, हमने कहा 20% ग्लोबल ट्रेड था, भारत का योगदान था वैश्विक व्यापार में। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इन वस्तुओं को उठाया और इंडिया की इन वस्तुओं को उठाकर यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट किया। जब यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट किया, वहां से पैसा कमाया। जब यूरोपियन मार्केट से पैसा कमाया तो इस पैसे से दोस्तों ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंग्लैंड में जाकर इंडस्ट्रीज बनाई। और हमने उसी दौरान देखा 1757 से 1813 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है। तो दोस्तों पहले फेज में ब्रिटिशर्स ने यही काम किया कि भारतीय वस्तुओं को विदेशी बाजारों में बेचा, और विदेशी बाजारों में जो पैसा मिला उससे अपने इंग्लैंड में जाकर इंडस्ट्रीज डेवलप कर दी, उद्योग स्थापित कर लिए। अब दोस्तों दूसरा फेज आता है, जिस फेज को रजनी पाम दत्त साहब कहते हैं द फेज ऑफ फ्री ट्रेड
मुफ्त व्यापार का चरण, द फेज ऑफ फ्री ट्रेड। और इस फेज ऑफ फ्री ट्रेड में ब्रिटिशर्स ने अब दूसरी स्कीम और दूसरी पॉलिसी स्टार्ट करी। दिस इज रजनी पामदत्त। अगर हम बात करें द फेज ऑफ फ्री ट्रेड में क्या कहते हैं रजनी पामदत्त साहब अपनी किताब इंडिया टुडे में, ये कहते हैं कि द फेज ऑफ फ्री ट्रेड ही भारत की इकोनॉमी का सर्वनाश करने वाला चरण था। क्यों? क्योंकि इस चरण में अंग्रेजों ने क्या किया? इस चरण में दोस्तों अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो अंतिम वस्तुएं हैं, इसलिए पीटी की क्लास याद करो, फिनिश्ड गुड्स वो पीटी है दोस्तों। जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो अंतिम वस्तुएं हैं, इन अंतिम वस्तुओं की विदेशी व्यापार में बहुत मांग है। दोस्तों कैसे भारत को अपंग किया जाए? और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सुनो भारतीयों, यदि तुम आज से फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करोगे, निर्यात करोगे, तो 200% का टैक्स ठोक दिया गया, जो ट्रंप ने किया। आज दोस्तों अगर हम अब अंतिम वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं तो हमें 200% टैक्स देना है। अर्थात अब जब टैक्स इतना ज्यादा हो गया तो अपने आप बताइए इंडिया की वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या महंगी हो जाएंगी या नहीं? जब इंडिया की वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगी हो जाएंगी तो क्या इंडिया की वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ कोई खरीदेगा? क्या इंडिया की वस्तुएं कंपीट कर पाएंगी? और दोस्तों हमारी जो इंडियन कमोडिटीज थी वो इंटरनेशनल मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, गैर प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं, और इस वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंतिम वस्तुओं की जो मांग है वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। और ब्रिटिशर्स ने देखा कि भारत तो कच्चे माल, कच्चे संसाधन का, रॉ मटेरियल का भंडार है, और ब्रिटिशर्स ने इंग्लैंड में जो कंपनीज बनाई, क्या इन्हें रॉ मटेरियल नहीं चाहिए था? तो ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रेड पॉलिसी में रखा कि भारत से जो कच्चा माल निर्यात होगा उस पर नो टैरिफ, कोई टैक्स नहीं। तो जी कर लो बात, कच्चे माल के निर्यात पर कोई टैक्स नहीं, और अंतिम वस्तुओं के निर्यात पर 200% टैक्स। अब मेरे प्यारे साथियों, जब अंतिम वस्तुओं के निर्यात पर 200% टैक्स लगने लगा तो क्या ऐसे में हमारे देश के जो लोग थे, जो फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, क्योंकि भारत में तो प्रिंसली स्टेट की कहानियां चलती थी, विरासती दरबार हुआ करते थे, राजाज हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, जिन्हें हमने मूवीज, सीरियल्स और टीवीज में देखा है। दोस्तों हम देखते हैं कि जो नवाब थे उनका क्या शानदार दरबार होता था, उनकी पोशाक शानदार होती थी, और क्या कालीन, चटाइयां, यही सब तो भारत में बनती थी। इन्हीं को तो हम फिनिश्ड गुड्स कह रहे हैं। द आइवरी वर्क, द मेटलर्जी वर्क, दोस्तों क्या शानदार आइवरी डिजाइनिश चीजें, मेटल वगैरह की चीजें हम बनाते थे। और दोस्तों धीरे धीरे हुआ ये कि हमारे हिंदुस्तान की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं उनका पतन होने लगा। द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, और इस वजह से हमारे हिंदुस्तान में लाखों लोग की मौत हो गई ड्यू टू स्टारवेशन, भुखमरी, गरीबी। दोस्तों इवन लोगों की बुरी हालत हो गई। और भारत में दोस्तों अंग्रेजों ने एक काम और किया कि जो ब्रिटेन में ये जो अंतिम वस्तुएं बना रहे थे, फिनिश्ड गुड्स बना रहे थे, इन फिनिश्ड गुड्स को जब भारत में इंपोर्ट करते थे उस समय नो टैक्स। लो जी, भारत की अंतिम वस्तुओं के निर्यात पे 200% का टैक्स, कच्चे माल पर 0 टैक्स निर्यात पर, जिससे उनको वस्तुएं सस्ती मिले, और वहां पर इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हुआ तो अंतिम वस्तुओं के आयात पर नो टैक्स। इससे क्या हुआ दोस्तों? भारतीय बाजार मशीन मेड प्रोडक्ट से फ्लरिश्ड हो गया। और धीरे धीरे हम जब हिंदुस्तानी या कोई भी बंदे जब नई नई चीजें देखेंगे, पहले हम धोती कुर्ता पहन रहे, वो भी हाथों से बना हुआ, अब हम देख रहे हैं मशीन मेड स्मार्ट क्लोथ। तो दोस्तों हमने क्या किया? हमने, हमारे हिंदुस्तानियों ने उसकी डिमांड करना शुरू कर दी, और धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में गरीबी, रैम्पेंट पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी हमें देखने को मिली, और तो और भुखमरी, समस्याएं इतनी सारी भारत में आने लगी। उसे बोला द सेकेंड फेज, दैट इज कॉल्ड द फेज ऑफ फ्री ट्रेड, मुफ्त या मुक्त व्यापार का चरण, एंड दैट वाज आल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल कैपिटल, द फेज ऑफ औद्योगिक पूंजीवाद। एंड दोस्तों यहां पर हमने देखा कि भारत के तमाम सारे लोग अब गरीबी में रहने लगे। द इंडियंस बिकेम पुअर, गरीब हो गए। अब दोस्तों जब यहाँ पे हम आए और दूसरा फेज चल रहा है 1813 से लेकर 1858, तो जिस शहर से मैं आता हूँ दैट इज खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। दोस्तों हमारी झांसी की रानी ने कूच कर दी। 1857 की क्रांति पढ़ी आप लोगों ने, द फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध हुआ तो देखा क्वीन विक्टोरिया बैठी थी इंग्लैंड में। उनने देखा कि भैया जब भारत में क्या हो गया, भारत के लोगों को क्या हो गया। अब उनने दूसरा गेम खेला, उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, और इसका नाम रखा दोस्तों द फेज ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद का चरण। और दोस्तों ये चलता है 1858 से 1947 तक। और फेज ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म की बात करें, यहाँ पर हमने अपने भारत में अंग्रेजों के द्वारा कुछ विकास की रणनीतियां देखी, और हमारे देश में अंग्रेजों ने भारतीय रेल बनाई, इंडियन पोस्टल सर्विसेज डेवलप करी, और आप बहुत खुश मत होइए,
भारतीय रेल बनाने के पीछे ये उद्देश्य नहीं था कि चलो भारत का विकास करते हैं। भारतीय रेल बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश गुड्स थी जब पोर्ट बंदरगाह तक तो पहुंच जाती थी, लेकिन बंदरगाह से उन्हें मार्केट एक्सपेंशन करना था, भारत के विभिन्न इलाकों में उनको भेजना था, सो दैट दे कैन एस्टैब्लिश द ब्रिटिश गुड्स मार्केट इन इंडिया। इसलिए दोस्तों हमने ब्रिटिशर्स ने इंडियन रेल डेवलप करी। ये मत सोचना रेल ब्रिटिशर्स की देन है। और तो और दोस्तों इन्होंने जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज डेवलप करी वो इसलिए नहीं करी कि भैया भारत के लोगों को कबूतर जा 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 और एक दूसरे से खत से बात हो ना। दोस्तों इन्होंने इंडियन पोस्टल सर्विसेज ना जो डाक सेवाएं हैं वो इसलिए शुरू करी क्योंकि दोस्तों जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश प्रशासन है, इसे और सशक्त बनाया जाए और इसका कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसकी प्रेषण सुविधा, जो संचार सुविधा है ये और अच्छी हो जाए और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भारत में और मजबूत हो जाए। इसलिए इन्होंने रेलवे मार्केट के लिए और पोस्टल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम किया। सो दिस वाज कॉल्ड द 3 phases ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो रजनी पामदत्त साहब ने दिखाए हैं। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और आगे अब हम बात करेंगे कि इसी दौरान 1757 से लेकर 1947 तक इसी दौरान हमारे हिंदुस्तान में, अब हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। देखिए अब आगे सुनिए, अब हमें अगर 1757 से लेकर 1947 तक का भारत देखना है तो 1757 से 1947 तक के भारत के लिए हम क्या क्या देखेंगे और मेंस में क्या क्या माल हमारे पास होना चाहिए। राइट दोस्तों, हम देखेंगे सबसे पहली चीज 57 से 47 के बीच में या बिफोर द ब्रिटिशर्स, और हमारे देश में ब्रिटिशर्स के हम बात करेंगे, डायरेक्ट हिट मारते हैं कि द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा क्या थी और आज इसकी दिशा हम आगे टॉपिक में देख लेंगे। आई होप समझ में आ रहा है। तो 1947 के समय का भारत हम कैसे देखेंगे, तो हमने नंबर 1 बेस बनाया है द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। भारत में कृषि क्षेत्र कैसा था, हम इस पे चर्चा कर लेंगे। नंबर 2 द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, उस समय भारतीय आजादी के पूर्व संध्या पर हमारा उद्योग कैसा था। देन नंबर 3 द सर्विस सेक्टर इन इंडिया, भारत का सेवा क्षेत्र, जिसमें हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार कैसा था। और इसके लिए हमने 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट भी रखे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था और साथ में हमारे इंडिया का 1947 के समय में डेमोग्राफी कैसी थी, हमारे देश का जनांकिकीय कैसा था। तो हम डेमोग्राफी, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, इन लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, इन सबको देखते हुए इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बोलो जी क्लियर है ना। अच्छू समझ में आ रहा हो, और जिन जिन को कितनों देखो राइट। चलो तो मेरे प्यारे साथियों, लुक एट दिस। अगर हम बात करें, प्लीज डोंट रीड दिस, ओनली लिसन मी। इसको क्या रीड कर रहे हैं आप, यू हैव टू लिसन मी ना। ओके ऑनलाइन भी कह रहे हैं पूरो, राइट। देखो दोस्तों, भाई टीचर वीचर के लिए कोई वो नहीं है क्या, मतलब होना चाहिए यार, कूलर पूलर यहाँ पे है, कूलर पूलर पंखा पंखा कुछ तो होनी चाहिए यार, है। अरे एसी वेसी कहाँ चल रहा है यार, देख। अरे यार इतना भी डिग्रेड मत करो यार, कम से कम बस क्लास लगा दी बस, ये नहीं है उसके बाद है कम से कम पंखे वंखे की व्यवस्था कर लेते। कितनी, अरे इतना अंदर से बोलने में कितनी एनर्जी लगती होगी, सोचो। अगर ठंडक वंडक रहे तो आदमी ठंडे होके एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें बोले, आप बोलेंगे पसीना पोछे। चलो खैर, प्लीज फाइनली प्लीज फोकस। हमारे भारत में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उस पर हमने देखेंगे कि द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो औपनिवेशिक शासन था, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की दशा कैसी थी। तो कृषि की दशा की अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चरल सिनेरियो की बात करते हैं, तो हमने देखा कि 1793 में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हमारे एग्रीकल्चर में जमींदारी सिस्टम लॉन्च किया। एवरीवन क्या लॉन्च किया, जमींदारी सिस्टम। बहुत ध्यान से सुनना चुपचाप। जब हमारे भारत में जमींदारी सिस्टम आया, प्लीज वहां नहीं, मुझे
जमींदारी सिस्टम आपने हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ा है। जमींदार दोस्तों जो थे वो ब्रिटिशर्स और पीजेंट्स किसानों के बीच में बिचौलिए थे और वो मध्यस्थ थे, मतलब इंटरमीडियरीज थे। और दोस्तों जमींदार को ब्रिटिशर्स ने इसलिए अपॉइंट किया कि आप किसानों से इनको लैंड रेवेन्यू भू राजस्व कलेक्ट करो और 10/11 पार्ट मुझे दो और 1/11 हिस्सा अपने पास रखो। और हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, जो कृषि की प्रणाली है, वो पूरी तरीके से बेकार हो गई। और भारत में भैया वहां नहीं गधों, यहाँ सुनो। तो दोस्तों भारत में हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर था, जो कृषि था, वो एक तरीके का सेमी फ्यूडल सिस्टम में था। तो जो एग्रीकल्चर था ये सेमी फ्यूडल सिस्टम होता था, मतलब अर्ध सामंतवादी। अर्ध सामंतवादी का मतलब क्या है दोस्तों? अर्ध सामंतवादी, अर्ध सामंत, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ अर्ध सामंतवादी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज सेमी फ्यूडल स्ट्रक्चर? अर्ध सामंतवादी का मतलब जैसे सामंतवादी, सामंतवाद क्या होता है? फ्यूडलिज्म, ये कहता है कि राजा का बेटा राजा, इसे बोलते हैं सामंतवाद। बोलो यस और नॉट? तो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर अर्ध सामंतवादी था। अर्ध सामंतवादी का मतलब है कि दोस्तों जो एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स ने जमींदार नियुक्त किए थे, ये जमींदारों का काम था टू कलेक्ट द रेवेन्यू, और ब्रिटिश सरकार ने ओनर्स ऑफ द लैंड जमींदार को बना दिया कि जो भूमि के स्वामी हैं, थैंक यू, जो भूमि के स्वामी हैं वो जमींदार हैं, और जो किसान है पीजेंट, ही जस्ट द टिलर ऑफ द लैंड, वो सिर्फ भूमि को जोतने वाला है। तो जो किसान है वो टिलर हो गया, भूमि को जोतने वाला, और भूमि का रियल मालिक दोस्तों बन गए जमींदार, राइट। तो दोस्तों इसको हमने कहा था फ्यूडल, सेमी फ्यूडल स्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर। और यहाँ से हमें पता चला कि भैया किसानों का शोषण कितने शानदार तरीके से किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। वो कैसे, आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा है, और आपको थोड़ा और पता होगा कि दोस्तों जो जमींदार थे, अंदर की बात बताते हैं कि जो जमींदार थे वो तो शहरों में रहते थे और किसान गाँव में खेती कर रहे थे। अब के जमींदार इतने आसानी से दोस्तों यहाँ तो नहीं आता था गाँव में, तो जमींदार ने अपने नीचे सब जमींदार अपॉइंट कर दिए, और इसको हम बोलने लगे, जमींदार तो आ नहीं रहा था, तो इसको हम बोलने लगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म मतलब जमींदार, भाई साहब और सोचो कि 1/11 हिस्सा जमींदार को मिलेगा, और जमींदार ने भी सब जमींदार अपॉइंट कर दिए, कहा कि भाई साहब आप कलेक्ट करिए और मुझे दीजिए, मैं ब्रिटिशर्स को पहुंचाऊंगा। तो क्या 1/11 हिस्से में वो लड़ुआ मिलेगा? क्या उसे कुछ, क्या कुछ कर पाएगा वो उसका? दोस्तों फिर क्या हुआ, जो सब जमींदार थे उनने किसानों से और नोचना शुरू किया, और समटाइम्स किसान के पास जो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, खेती को उपजा रहा है, उसके पास इतना भी फूड नहीं बचता, फूड ग्रेन खाद्यान्न, कि वो अपना लालन पालन कर ले और अपना खुद का सेवन कर ले। और इतनी बुरी दशा थी हमारे इंडियन फार्मर्स की। सो दिस इज कॉल्ड द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसी बात को अगर हम इंडस्ट्रीज के संदर्भ में देखें तो इंडस्ट्रीज भारत की कैसी थी, तो भारत के उद्योगों को समझो कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया। ब्रिटिशर्स ने दोस्तों जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कच्चा माल, वो ड्यूटी फ्री कर दिया, और अगर हम जो यहाँ से जब हम फिनिश्ड गुड, अंतिम वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, उस पर टैक्स ठोक दिया 200%, और ब्रिटिश से जो फिनिश्ड गुड आएगा वो इम्पोर्ट फ्री कर दिया। तो इन सब से क्या हुआ, भारत के जो अंतिम वस्तुएं थी, हमने पढ़ा भी, उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत ज्यादा हो गई। एवरीवन क्या हो गई, देख रहे गधे हो गए, मांग बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब जो टीचर कहे हाउ हाउ हाउ, भाई कान लगा के दिमाग से सुन लो दोस्तों। अगर तो इससे भारतीय वस्तुओं की, फिर से सुनो, इससे भारतीय वस्तुओं, देखो कैसे गुस्सा हो गई, इससे भारतीय वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। तो भारतीय वस्तुएं जब गैर प्रतिस्पर्धी हो गई, तो हमारा डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, भारत का जो हथकरघा या हस्तशिल्प उद्योग था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। और पतन होने के बाद इंडिया की इंडस्ट्रीज की पूरी ऐसी की तैसी हो गई। तो इंडस्ट्री की बात समझ में आ गई। हम अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें, विदेशी व्यापार की बात करें, द विदेशी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो इसमें भी हमने वही देखा कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह वगैरह। और हमारे भारत का जो पूरे विश्व में 20% जो योगदान था वैश्विक व्यापार में, 20% 1757 के समय वो 20% के घट के इतना आ गया, 4% आ गया। सो दिस इज कॉल्ड दोस्तों, इन सभी चीजों से अगर हम बात करें कि ब्रिटिश के इस नेचर से भारत की इकोनॉमी कैसी हो गई, उसे हम अवलोकन करेंगे। लेकिन हम
इंडिया के एग्रीकल्चर, इंडिया के इंडस्ट्री और इंडिया के सर्विस सेक्टर, ट्रेड, विदेशी व्यापार, इसको थोड़ा और डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन, यस और नॉट? तो ये तो सिर्फ एक एक बातें हो गई। मान लो आपको कभी मौका मिले ऐसे में, और देखो आपको ये नहीं सोचना है कि भैया इकोनॉमी तो जीएस पेपर 2 में आता है और उसके सेक्शन 2 में आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अपनी पहली ही क्लास में कि मैं आपको जो इकोनॉमी पढ़ाऊंगा और जितनी मल्टी डायमेंशनल बातें करूंगा अप्रोच के साथ, ये आप अपने हिस्ट्री, अपने पॉलिटी, अपने ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और ऐसे इन सभी विषयों में भी हमारी क्लास का यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोगों को इतना मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट मिलेगा कि आप जीएस में बहुत सारी जगह इनका यूज कर पाएंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? और जब हम मेंस की बात करें तो दोस्तों वहां पे एक एक नंबर बहुत कीमती है। एक नंबर से कई रैंकें गिर जाती हैं और कई डिपार्टमेंट बदल जाते हैं, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट पर एक बेहतरीन पैनी नजर रखनी है आप लोगों को। कम ऑन, यस? तो 1947 के समय जब भारत आजाद हो रहा था और ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, आइए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब भारतीय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, मतलब जैसे ब्रिटिशर्स ने राज किया तो उसका प्रभाव इंडिया के एग्रीकल्चर पे क्या क्या पड़ा। तो हम इसके कई सारे पॉइंट्स मैंने बनाए। जैसे पहला पॉइंट, हमारे इंडिया की जो प्रोडक्शन और जो प्रोडक्टिविटी थी वो दोनों कम हो गई। देखो कुछ बच्चों के लिए दो नए शब्द आए, एक उत्पादन और एक उत्पादकता। इन दोनों शब्दों पर नजर डालिए। उत्पादन का मतलब होता है कुल उत्पादन, खत्म। जैसे मेरे पास 2 हेक्टेयर का खेत है और एक साल में मैंने 20 क्विंटल गेहूं उगाई। 2 हेक्टेयर के खेत में 20 क्विंटल गेहूं, तो मैं कहूंगा कि मेरा टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन 20 क्विंटल है। ये हो गया उत्पादन। बोलो जय हो। और मैं कहूंगा मेरे 1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की दर, उसे कहते हैं उत्पादकता। बोलो जय हो। दिस इज कॉल्ड उत्पादन और उत्पादकता। ऐसे धीरे धीरे हमें एक टीचर को सब पता है कि उसने अपनी क्लास में क्या पढ़ाया है और उसके ये जो जादूगर बैठे हैं इन लोगों को क्या क्या आता है, अपन को सब पता है। इसलिए जो जो बातें नहीं हुई वो सब दिमाग में सेट है, कितनी बातें करनी है। जैसे उत्पादकता, इस सब टॉपिक पे हमने बात नहीं करी और सोचो इतना पढ़ा, इसीलिए अब वो पढ़ेंगे जो पहले नहीं पढ़े हैं ना। तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी भारत की दोनों घट गई। प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया? जैसे मेरी कंपनी में 10 लेबरर्स हैं और एक दिन में 100 शर्ट बनाते हैं, तो एक लेबर 10 शर्ट बनाता है, तो ये उत्पादकता है एक लेबर की। और जो 100 शर्टें बन रही हैं वो उत्पादन है, राइट ना। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे देश में उत्पादन और उत्पादकता दोनों बहुत कम थी। ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम 1947 में बात करें, 1947 में जो गेहूं था वो मात्र 64 लाख टन का प्रोडक्शन हो रहा था। और अगर हम इसी समय बात करें राइस की, तो मात्र 220 टन का राइस का उत्पादन हो रहा था। लेकिन आज हम बात करते हैं 2022-23 और 23-24 में। आप देखिए जो गेहूं का उत्पादन 22-23 में हुआ, दिस इज पॉइंट, दैट इज 1105 लाख LMT है। LMT लाख मेट्रिक टन। दोस्तों दिस इज LMT लाख मेट्रिक टन। अगर हम बात करें कि ये जो उत्पादन हुआ राइस का, वो हुआ 1357 लाख मेट्रिक टन। और 23-24 में तो दोस्तों यहाँ पर हमने चावल का एक रिकॉर्ड बनाया इस साल कि हमारे देश में जो राइस उत्पादन हुआ वो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा चावलों का उत्पादन हुआ, दैट इज कॉल्ड 1378 लाख मेट्रिक टन। और इस साल हमारे इंडिया का जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, कुल खाद्यान्न उत्पादन, अगर हम बात करें कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल खाद्यान्न की इस साल हम बात करें कुल खाद्यान्न, तो हमारे देश में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ वो हुआ मेरे प्यारे साथियों, दैट इज कॉल्ड कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 2233 की बात कर लें, पॉइंट 34 कर लेते हैं इसको LMT। मतलब इस बार हमारे देश में लगभग टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन खाद्यान्न की जब बात करते हैं तो उसमें सभी अनाज, व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सब तो हो गया, मक्का वक्का, देन ऑयल सीड्स, तिलहन, देन पल्सेस, दालें, देन जूट, कॉटन, शुगरकेन, ये सब शामिल होकर दोस्तों लगभग इतना है। अगर हम बात करें, इतना नहीं, 3323 लाख मेट्रिक टन। मतलब यहाँ पर है 3000 और यहाँ पर 23 है ना, तो 22.9, तो हम कुल मिला के कहें तो सिंपल 3323 लाख मेट्रिक टन, मतलब 22.98 है, तो इसे हम 23 राउंड फिगर मान लेते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत में देखो कितना बेहतरीन उत्पादन हो रहा है खाद्यान्न का। तो अब हमारा भारत की कृषि भी चमक रही है और एक दिन फिर से ब्रिटिशर्स के आगमन के पहले भारत गोल्डन ईगल कहलाता था, एक दिन फिर से हम गोल्डन ईगल जरूर कहलाएंगे। कमान, यस और नॉट? लगता है कि नहीं? और दोस्तों ये तो हो गई प्रोडक्शन की बात।
अगर हम बात करें उत्पादकता की, उत्पादकता का मतलब समझो कि हमारे देश में, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, हमारे हिंदू, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करो, यहाँ वहां मत भटको। 1947 में हमारा जो वीट था वो मात्र 660 और राइस 665, सिर्फ 660, कहाँ गया, हाँ, केजी पर हेक्टेयर। तो हमारे देश में जो वीट था मात्र 660 और राइस 665 केजी पर हेक्टेयर, इतना वीट प्रोडक्शन होता था, राइस प्रोडक्शन। मतलब हमारा एग्रीकल्चर पूरा ही बर्बाद हो गया था। लेकिन आज देखो लगभग 3.5 थाउजेंड, 3,500 केजी पर हेक्टेयर आज हम वीट निकालते हैं और लगभग 2800 केजी पर हेक्टेयर आज हम राइस निकालते हैं अपने देश में। मतलब हमारा उत्पादन और उत्पादकता आज दोनों बढ़ी है। इसको बोलते हैं मेंस का अप्रोच। मतलब हम मेंस में ना कि सिर्फ ये पढ़ेंगे कि क्या रहा, हम साथ साथ जहां जहां मौका मिलेगा वहां एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे, एक तुलना भी करेंगे, जिससे आपका अप्रोच और डेवलप हो और आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात वहां प्रस्तुत कर पाए। कम ऑन, यस। तो हम पढ़ रहे हैं कि आजादी के समय हमारे देश में कृषि की हालात क्या थी, जिसमें हमने देखा सबसे पहले उत्पादन और उत्पादकता दोनों क्या थी, कम। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो सेकंड पॉइंट इज दैट कि जो भारत की कृषि थी, इंडिया की जो एग्रीकल्चर था वो रेनफॉल आधारित था, वर्षा आधारित था। हालांकि आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा है कि ना जो हमारा सिंचाई की व्यवस्था कोई नई नई व्यवस्थाएं नहीं है दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कितने शानदार इरिगेशन सिस्टम देखने को मिले, और तो और मौर्यन एम्पायर के समय भी हमारे देश में कंस्ट्रक्शन पर, सिंचाई के नहरों वगैरह पर उनने भी बहुत काम किया। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत की कृषि रेनफॉल आधारित थी, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी हमारे देश में लगभग 45% जो कृषि है वो रेनफेड एग्रीकल्चर है। 45% आज भी हमारी कृषि भूमि वर्षा आधारित ही है दोस्तों, हाईली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। रेनफॉल पर हम बहुत ज्यादा निर्भर थे। साथ में अगर हम बात करें दोस्तों, आजादी के से समय हमारे हिंदुस्तान के जो किसान थे वो अधिकांश निर्वाह कृषि करते थे, दैट वाज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है फार्मिंग फॉर देयर फैमिली एंड फॉर द एनिमल्स दे हैव, दैट मींस फूड एंड फॉडर। दैट मींस या तो फूड खाद्यान्न या फॉडर चारा दोस्तों, या तो खाद्यान्न के लिए परिवार वालों के लिए या चारा गैया भैंसिया बकरियां इन सब के लिए। कमान, यस। तो अगर हम बात करें तो ये हमने देखने को मिला कि सबसिस्टेंस फार्मिंग पर हम ज्यादा आधारित थे। और साथ में अगर हम बात करें तो सबसिस्टेंस फार्मिंग थी तो हमारा बहुत सरप्लस मार्केट में बेचने के लिए जो अधिशेष है बहुत कम बचता था, तो इससे किसानों की इनकम का कृषि बहुत ज्यादा बड़ा स्रोत नहीं था ना। द पॉइंट नंबर 4, देयर वाज अ डिस्प्यूट्स बिटवीन द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड द टिलर्स ऑफ द लैंड। दोस्तों, जो भूमि के मालिक थे बोलो तो जमींदार, और भूमि के टेलर थे जोतने वाले बोले तो पीजेंट किसान, इनके बीच हमेशा डिस्प्यूट चलता था। क्यों? क्योंकि जो जमींदार था वो ज्यादा ज्यादा नोचने की कोशिश करता था, इवन हमारे किसानों के पास खाने के लिए भी लाने पड़ जाते थे। सो दिस वाज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम इन आवर कंट्री। नाउ इसके अलावा हमारे देश के जो किसान थे उनके पास जो भूमि वो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी, मतलब छोटे और विखंडित भूमि जोत है। छोटे और विखंडित भूमि जोत का मतलब समझो, हमारे हिंदुस्तान में जो किसान है, फार्मर्स हैं, उनकी कैटेगरी थोड़ी सी सुन लीजिए कि किसान कितने प्रकार का होता है। एक होता है हमारे भारत में सीमांत किसान। एवरीवन, क्या होता है? एक होता है हमारे देश में सीमांत किसान। सीमांत किसान का मतलब होता है वो किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की भूमि हो। एक होता है हमारे देश में लघु किसान, ये होता है मार्जिनल फार्मर, ये स्मॉल फार्मर। अगर हम बात करें दिस इज मार्जिनल, दिस इज स्मॉल। लघु किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो, और एक होता है सेमी मीडियम फार्मर जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक की भूमि हो। एक होता है मीडियम फार्मर जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक की भूमि हो। एक होता है लार्ज फार्मर जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि हो। तो हमारे देश में किसानों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर तक की भूमि है तो मार्जिनल, सीमांत, 2 लघु किसान, जनरली हम बोलते हैं लघु एवं सीमांत किसान, मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो, और बड़ा किसान 10 हेक्टेयर। बस 2 ही याद रखने, बाकी कोई भूल भी जाए चलेगा ना। दोस्तों, जो अधिकांश किसान थे उनके पास छोटी छोटी भूमि जोत थी, और छोटी छोटी भूमि जोत तो थी, साथ में विखंडित भूमि जोत भी थी। आप लोग भी आज अपने घर परिवारों में देखिए, आपका हो सकता है एक खेत वहां हो, एक खेत कहीं और हो, ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब है, इसको बोलते हैं विखंडित भूमि जोत। तो अगर हमारे देश में दोस्तों अपने आप सोचो, छोटी छोटी भूमि जोत है तो उसके कई सारे डीमेरिट्स होते हैं। कई सारे डीमेरिट्स का मतलब ये कि जब भूमि जोत ही छोटी है, छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, तो क्या हमारा किसान या हमारा जो फार्मर है वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, या आज की परिदृश्य में बात कर रहे हैं उस समय नहीं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी या तमाम सारी चीजों का यूज कर पाएगा क्या?
है। हम पढ़ते हैं माइक्रो इरिगेशन कर लो, चाहे सूक्ष्म सिंचाई कर लो, बढ़िया स्प्रिंकलिंग चिड़िया वर्षा कर दो। भैया खेत ही इतना सा है, हम कहते हैं कि लाइक हार्वेस्टिंग करेंगे, मशीनीकरण। हार्वेस्टिंग कहाँ करेंगे, 1 बीघा में ही खड़ा हो जाएगा पूरा हार्वेस्टर, इतने में पूरा खत्म हो गया खेत। तो इसका मतलब छोटे खेत की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो हम एग्रीकल्चर वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हिंट मिल रही है थोड़ी सी। आज हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है मेंस का, कमन यस और नॉट। तो इसकी वजह से ये अनइकोनॉमिकल होता है, अलाभकारी होता है। मतलब इसमें इतना उत्पादन नहीं होता कि वो खा भी ले और बाजार में बेच भी ले, और चूंकि इसमें कम लागत, इसमें लागत ज्यादा आती है और इतना रिटर्न नहीं मिलता, तो दोस्तों हम कहेंगे कम उत्पादन और उच्च लागत। और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों, एक शब्द होता है, इसको छोड़ो, एक शब्द होता है, थोड़ा सीखो, मेंस में लिखने के काम आएगा। एक शब्द होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक शब्द है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल पैमाने का अर्थशास्त्र, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पैमाने का अर्थशास्त्र। इसका मतलब है कम उत्पादन और अधिक राजस्व, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर से सीखो, व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर हम कम लागत पर ज्यादा पैसा कमाएं, उसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एवरीवन क्या बोलते हैं, और हर कोई चाहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को प्राप्त करना, कि लागत क्या लगे कम और राजस्व इनकम क्या जाए ज्यादा। दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब पैमाने का अर्थशास्त्र, इसको हम या प्रतिफल, इसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और हमारे किसान गरीबी की ओर और ढकेल रहे थे ना। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कि हमने देखा कि ये तो हमने ऑलरेडी बात करी ली, जमींदारी सिस्टम एंड ऑल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे भारतीय किसानों को फोर्स किया कि आप वाणिज्यिक कृषि करें। भाई साहब, नहीं तो हम तो सबसिस्टेंस फार्मिंग शुरू से ही कर रहे हैं। ब्रिटिशर से 18वीं शताब्दी से पहले भी हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग ही कर रहे थे और बढ़िया हमारा काम चलता है। आज हमारे देश में 44-45% लोग एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से पहले आप पढ़िए इंडियन इकोनॉमी, तो हमारे देश में लगभग 85 से 90% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में एंगेज थे और बहुत बढ़िया से अपना जीवन जिया करते थे। बोलो जी यस। और ब्रिटिशर्स के समय पर भी अभी हम बात करेंगे, लगभग 3/4 72 से 75% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 50% था, सिर्फ 50%, लेकिन बहुत ज्यादा ही था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे देश में लगभग जो एग्रीकल्चर में 40 से 45% लोग हैं और इसका कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम है, लमसम 20% है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे मेंस में बहुत सारी बातें। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे किसानों को फोर्स किया कि भाई साहब आप कैश क्रॉप्स उगाइए, आप नकदी फसलें उगाइए। इंडिगो कौन भूल सकता है, नील उत्पादन। और नील क्यों चाहिए थी, क्योंकि ब्रिटेन में जो कंपनियां बनी थी वहां पे जो कपड़े बनते थे उनको डाई करने के लिए, कलर करने के लिए। बोलो जी यस। तो हमने देखा कि इंडिगो प्रोडक्शन, कॉटन, जूट जैसी फसलों के लिए इनने कहा, और इनने क्या कहा, सबसिस्टेंस फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे देखा वही शिफ्ट होने लगा ब्रिटिशर्स के दौरान इनटू द कमर्शियल फार्मिंग। नाउ अब ये कह रहे हैं कि मार्केट सरप्लस, जो एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा, कृषि अधिशेष होगा, उसको मार्केट में बेचेंगे और उससे भी पैसा कमाएंगे। ये ब्रिटिशर्स ने शुरू किया। तो फाइनली हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर में क्या क्या बातें थी, उम्मीद करते हैं कि आपको सबको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से बताइए यस ना। अब हमने फिर से एक बार देख लो, उत्पादन और उत्पादकता दोनों क्या थी, आवाज नहीं निकल रही क्या, दोनों क्या थे, कम। दूसरा दोस्तों कि हम लोग वर्षा पर क्या थे, ज्यादा निर्भर थे। तीसरी बात बताइए, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि क्या होता था, आधार था हमारा। देन बताइए, ओनर्स ऑफ द लैंड और टेनर्स ऑफ द लैंड के बीच में क्या था, डिस्प्यूट था, छोटी और खंडित भूमि जो थी। नेक्स्ट क्या करें, कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए फोर्स किया इन्होंने। आगे सुनिए, इंडस्ट्रीज की बात देखिए। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स के समय हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे उद्योग कैसे रहते हैं और इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसा था, तो हमने तो देख ही लिया कि ब्रिटिशर्स आए थे उस समय भारत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था, हस्तशिल्प उद्योग में कर रहे थे या नहीं। लेकिन दोस्तों हमने धीरे धीरे देखा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत में सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जिसको हम कहते हैं व्यवस्थित औद्योगिकरण। ध्यान से समझो ये क्या है। अब देखो सुनो, क्या होता है मेंस में, 2 बच्चे आंसर लिखते हैं, राइट, और दोनों बच्चे सही बात लिखते हैं, और जब आप बाद में कॉपी मिलाएंगे तो एक को ज्यादा नंबर मिले, एक को कम नंबर मिले, और दोनों ने लिखा भी एक जैसा है। अब क्या होगा कि आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर आपको नंबर तय होते हैं। तो हम यहाँ पर प्योर इकोनॉमी के शब्दों का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो जीएस पेपर 2 होगा और उसकी जो कॉपी होगी वो चेक करेंगे आपके हमारे पटना और आसपास की यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स होते हैं। इवन द एसोसिएट प्रोफेसर इज नॉट अलाउड फॉर चेकिंग द कॉपी। कमीशन सिर्फ प्रोफेसर्स को बुलाता है और वो लोग आपकी कॉपी चेक करेंगे। मतलब जो अपने सब्जेक्ट का विद्वान होगा और उसे आपको कॉपी में वही शब्द चाहिए जो उसे उस सब्जेक्ट के होते हैं। इसलिए एक बंदा लिखता है एक लेमन भाषा में, एक बंदा लिखता है एक सब्जेक्ट की भाषा में। हाँ,
आप उसकी जो अंदर लाइनें हैं वो अपनी ही भाषा में लिखिए, वो किताबी भाषा में नहीं चाहिए, लेकिन उस सब्जेक्ट की जो वर्ड्स हैं उनकी गरिमा को मेंटेन करने के लिए आपको ऐसे शब्दों का मेंस में उपयोग करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए। नहीं तो भाई साहब 2-3 बार मेंस दोगे फिर समझ में आएगा नंबर क्यों नहीं आ रहे, जब जागोगे तब लगेगा यार ये कारण था। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अपना जो हमारा इतने 14-15 वर्षों का अनुभव है वो आपको हमने डायरेक्टली बता दिया कि आपको ऐसे शब्द लिखने हैं, व्यवस्थित वि औद्योगिकरण। व्यवस्थित वि औद्योगिकरण का मतलब क्या कि उनने ये नहीं कहा कि भारत में वहाँ हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग बंद कर दो, लेकिन उनने व्यवस्थित डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया कि अगर आप अपनी कमोडिटी एक्सपोर्ट करोगे तो टैक्स लग जाएगा। जल्दी बोलो यस, है ना। और कहा कि भाई साहब आप रॉ मटेरियल मंगवाओगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे भारतीय वस्तुओं की मांग क्या होने लगी, कम। और तो और अब आप जरा ध्यान से देखो, मैंने अभी बात करी थी कि अगर जब ब्रिटेन से बनी बनाई मशीन मेड क्लोथ्स है वो भी सस्ते दामों में आपको मिल रहे, तो आप यूज करोगे कि नहीं, यूज करोगे कि नहीं। दोस्तों धीरे धीरे हमारी जो भारत की इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हमने कहा कि सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इस बीच दोस्तों हमारी वर्ल्ड फेमस जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो तो खत्म हो ही गई, और साथ में हमने देखा कि जो हमारा आधुनिक उद्योग था, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, इनमें ब्लीक ग्रोथ, निराशाजनक समृद्धि देखी गई। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत में कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो नहीं लगाई कि चलो भारत में लगाते हैं, वो तो ये रहा कि हमारे देश में टाटा बिरला जैसे लोग भी शामिल थे, तो इनने थोड़े बहुत टिस्को पिस्को करके इनने आयरन स्टील इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री हमारे भारत में सेटअप हुई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सेटअप नहीं करी दोस्तों हमारे देश में ना। हम बात करें, ब्रिटिशर्स ने भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति शुरू करी, दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। बताना नहीं है, आप समझ गए भाई, इंपोर्ट पर नो टैक्स, एक्सपोर्ट पर 200% का टैक्स। तो बताओ इससे हमारे उद्योगों पर इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। तो अगर हम बात करें तो इससे क्या हुआ कि जो कच्चे माल, ये सब तो हम पढ़ चुके, छोड़ो क्यों ही बात करें ना। ये देखो अभी हमने बीच बीच में बात करी थी कि पहले विरासती दरबार हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। अब जब नवाब राजास होते थे दोस्तों, वो शानदार वो चीजों की मांग करते थे, तो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मेटलर्जी, आइवरी वर्क, मतलब पेंटिंग्स वगैरह वगैरह सबको काम मिलता था और सबको रोजगार मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जब भारत में ये प्रिंसली स्टेट्स जो इनकी विरासतें हैं ये धीरे धीरे जब कम हुई, रियासती विरासतें, तो जो नवाब वगैरह ये सब कम हुए, तो ये हमारे देश में हस्तशिल्प का विकास भी करते थे और इनको कंजर्वेशन, संरक्षण, मतलब इनको कंजर्व भी करते थे, डेवलप भी करते थे। लेकिन जब इनका धीरे धीरे पतन हो गया, तो रियासती दरबारें जब पतन हो गया, तो भारत का जो हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग है ये भी खत्म हो गया। आपको क्या बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं लिखने के लिए? अरे बोलो यस। अगर मैं आपसे अब ये कहूँ, ये लिखिए कि आजादी से पूर्व भारतीय कृषि की दशा, क्या आप इस पे 60-70 शब्द लिख लेंगे? पक्का? बस यही हमें धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। कम ऑन यस। और आप विश्वास मानिए दोस्तों, टिल 12 अप्रैल 12 अप्रैल तक आप लोग दोस्तों इकोनॉमी के सब्जेक्ट का बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण कर रहे होंगे, ये हमारा आपको वचन है। और आपको ये पता है कि डॉक्टर भरत ऐसा ही करके रहेगा। कम ऑन यस और नॉट है। आप दोस्तों पिछले 10 साल, पिछले 15 साल क्या आप कोई भी सवाल देखेंगे, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आपके पड़ोसी राज्य झारखंड, आप किसी भी मेंस को उठा के देखो, आप सारे क्वेश्चंस बनाने लग रहे होंगे। कम ऑन यस। और ये मैं ज्यादा हवाबाजी नहीं कर रहा, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं, क्योंकि अभी अभी हमने 2 रैंकर्स बैच खत्म करे, कल ही खत्म हुए दोस्तों। एक यहाँ ऊपर चल रहा था सवेरे सवेरे और एक बोरिंग रोड में, और एक रैंकर बैच अभी अभी हम दिल्ली में भी पढ़ा कर आए, वहां भी हमने शुरू किया था, तो वहां भी मैंने रैंकर बैच लिया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इतना पढ़ाने के बाद ये वहां के बच्चों के रिव्यूज हैं, आपको भी बहुत सारे बच्चों ने रिव्यूज दे दिया होगा, तो और इवन आपके बैच में मैं उनसे ज्यादा पढ़ाऊंगा। मैंने ये सब चीजें वहां नहीं पढ़ाई जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये उन्हें बताया भी था मैंने, क्योंकि वो शॉर्ट बैच था। तो उन्हें हमने सिर्फ 10 क्लास ली, और 10 क्लास में दे बिकेम वेरी फाइन टू राइट द आंसर्स। मेरे लिए आपके साथ तो 15 क्लासेस हैं, वो भी बड़ी बड़ी होंगी। कुछ क्लासेस हम 4-4, 5-5 और 6-6 घंटे की भी लेंगे अभी इन्हीं दिनों में। दिख गया मुझे तुम्हारा जोश? नहीं लेंगे, 3 घंटे की लेंगे। देखो दोस्तों, ना आप 3 घंटे की लेंगे। और सुनो, और देखो बेटा, अभी तो मैंने आज तुम्हें सिर्फ सिलेबस दिखाया, अब तुम्हें क्या पता उस टॉपिक के अंदर क्या क्या है। अगर मैंने कहा 5-5, 6-6 घंटे लेंगे, ये ऐसे कर रही, ऐसे इसका एक्सप्रेशन हो रहा, मतलब देख रहे। तो भाई साहब हमें, अगर आप लोग, ये तो सिर्फ आपके कल्याण के लिए है ना। मैंने बता दिया 12 तारीख का हमारा टिकट बना हुआ है, 20 को आएंगे, इसके बाद तो मेंस होगा नहीं, इसलिए आप लोग को जो पढ़ना है पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो आपको तो पता नहीं है कि एमएसपी में मैं क्या पढ़ाऊंगा। मुझे लगेगा टाइम कम है, कट, ये लो। तुम कहोगे बाजी एमएसपी हो गया, पीडीएस कट, ये लो। 2-2, 4-4 बातें करके हो गया। देखो मैं बहुत ईमानदार हूं, तो तुम जानते ही हो, हमारी बहुत बड़ी जर्नी रही है, तो हम जब कट करेंगे तो बोल भी देंगे बेटा काट दिया, ये लो। इसलिए
ऐसे मुंह ना बनाओ और जोश के साथ बैठे रहो। मन नहीं है तो मत आओ, तुम्हें जबरदस्ती नहीं बुलाया जा रहा बैच में। तुम्हारे माँ बाप का सपना तुम पूरा करोगे और तुम्हारे सपने पूरे होने से मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई शिक्षक बोलता है तो वो आप लोगों को मीठी मीठी बातें करता है। दोस्तों, आपके सिलेक्शन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक रत्ती भर भी लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? उसके बाद भी चिंता कर रहा हूं, इसका मतलब तो यार तुम सम्मान करो थोड़ा सा। कमान, सही बात है या नहीं? सही है कि नहीं भाई? अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो मुझे क्या ही मिलेगा भाई? ज्यादा आएंगे, एक डब्बा पकड़ा जाएंगे, कहेंगे गुरुजी ये लो, मैं कहूंगा बहुत बहुत आशीर्वाद, जिंदगी अच्छे से जियो। तुम्हारे ऐसे पता नहीं कितने बच्चे सिलेक्ट हुए। कमान, ये सुन भाई, आप मेरा क्या करेंगे? कुछ बनने के बाद अपने माँ बाप का कर लेना, वही काफी है। कमान, ये सुन, आजकल बच्चे माँ बाप का भी नहीं कर रहे। कितने अनाथ आश्रमों में माँ बाप पड़े हुए हैं। कमान, सही है कि नहीं? तो इसलिए तुम हमारी नहीं, अपना और अपने माँ बाप का कर लेना। ऐसे मुंह बना रही, देख रहे ना दोस्तों? यार 5 घंटे ये कैसे होगा ना? नेक्स्ट देखो भाई, ये भी हमने बात कर ली कि भारतीय उद्योगों को किससे कंपटीशन मिला? द मशीन मेड गुड्स। कहां से आ रही थी? ब्रिटेन से। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट गुड्स थी। एक ये समस्या भारत में खड़ी हो गई। बोलो, खड़ी हो गई कि नहीं भाई साहब? ये क्या थी? गुड क्वालिटी, और क्या थी? सस्ती, और भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा देती थी। क्या बात समझ में आई? एक बार और करना वैसे ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, भारत में न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, मांग का नया पैटर्न देखा गया। क्यों? जैसे ब्रिटिशर्स आए, ध्यान समझना, तो इससे हमारे देश में 2 क्लास बन गई। एक तो जो अमीरों की क्लास थी, एक गरीबों की क्लास। तो जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए, आपने पुरानी बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, ब्रिटिशर्स आए, वो जैसे कपड़े पहनते थे तो हमारे भारत के लोग भी चाहते थे हम भी ऐसे ही कपड़े पहने। उनका कल्चर, उनके कपड़े, उनकी संस्कृति, इन सबको हमने कॉपी किया। बोलो, किया कि नहीं? तो हमारे भारत में ब्रिटिशर्स के आने के बाद एक नई संस्कृति का उत्पन्न हुआ, और दोस्तों हमारे भारत में एक नया वर्ग देखा गया जो ब्रिटिशर्स की कमोडिटी की ज्यादा मांग कर रहा है, और इसीलिए तो भारत को स्वदेशी मूवमेंट चलाना पड़ा, वरना क्यों ही चलाते हम? कम ऑन, यस और नॉट ना? अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज का क्या रहा, तो इनने रेलवे, अब समझना, आपको लगता है जो मैंने थर्ड फेज पढ़ाया था, थर्ड फेज 1858 से 1947, तो मैंने कहा कि आपको बता दिया कि रेलवे डेवलप हुआ। बोलो, हुआ भाई? रेलवे इसलिए थोड़ा हुआ कि इंडियन को कुछ फायदा होगा, इंडियंस को तो लात मार के उतार दिया जाता था। कम ऑन, यस और नॉट? दोस्तों, रेलवे सिर्फ इसलिए हुआ जो बंदरगाह में उनका माल उतरेगा उसे पूरे बाजार के, भारत के अलग अलग बाजारों में क्या किया जाए? भेजा जाए, पहुंचाया जाए। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ये तो हमने ऑलरेडी बात भी कर ली कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, आधुनिक उद्योग, ये कुछ विकास नहीं देखा गया। तो ये हमारा इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। इज इट ऑल राइट? कि ब्रिटिशर्स के समय। आइए दोस्तों हम बात करते हैं विदेशी व्यापार। तो इसमें मुझे कुछ बात नहीं करनी, आप बहुत स्मार्ट हैं कि विदेशी व्यापार की दशा भारत की कैसी थी, ये तो हमने देख ही लिया। 2-3 पॉइंट याद रखने कि रॉ मटेरियल, वो मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड ऑल, तो बस वही सब है यहाँ पर। देखो भाई साहब, ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ये तो मैंने बता ही दिया ना, वैश्विक व्यापार में एमिनेंट कितने % का योगदान? 20। और देखिए रोमन्स ने भारत को क्या कहा? रोमन्स कहते थे भारत को, कोई ध्यान से सुन ले, पढ़ ले तुम दोनों, यहाँ पढ़ ले, ज्यादा मनोरंजन करना हो तो बताओ, साधन यहाँ भी हमारे पास, राइट? तो अगर हम बात करें तो रोमन्स कह रहा, रोमांस नहीं कह रहा मैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो रोमन्स भारत को कहते थे सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स बुलियन। देखो भाई साहब, रोमन्स ने नाम दिया भारत को विश्व के सर्राफा का सिंक। मतलब अगर हम बात करें विश्व के सर्राफा का सिंक का मतलब, इनका कहने का मतलब था भारतीय वस्तुएं इंटरनेशनल मार्केट में फ्लरिश्ड थी, और हर जगह, जैसे आज हमारे हर बाजार में चाइना की वस्तुएं दिखती हैं, बस सेम इमेजिनेशन करिए, उस समय हर देश में भारत की वस्तुएं दिखती थी। इसको हमने कहा, रोमन्स कहते थे भारत को सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स बुलियन, विश्व के सर्राफा का सिंक। दोस्तों, ब्रिटिशर्स बहुत चंट थे, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये यहाँ से यूरोपियन मार्केट से हम केप ऑफ गुड होप्स होते हुए, और वो भी यहाँ जाते थे कोलकाता के पोर्ट पर, लगभग 19,800 किलोमीटर पड़ता था ये, और इसका टाइम टेकन था 40 से 45 दिन। अभी तक तो स्पीड अप हो गया है शिपिंग इंडस्ट्री भी। ब्रिटिशर्स ने ये ढूंढ लिया, पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी वगैरह में, दैट इज कॉल्ड स्यूज कैनाल का रास्ता, रेड सी के जरिए, और सीधा ने कोलकाता को खत्म किया, मुंबई नया पोर्ट बना दिया, और यहाँ से ये लोग इंपोर्ट करने लगे, और 11,600 किलोमीटर इसमें डिस्टेंस क्या हुई? बच गई। लेकिन आज हम बात करें कि भारत का, मैंने कहा था विनिर्माण क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ याद आया? तो भारत के विनिर्माण क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अभी ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशंस चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, और हम देख रहे हैं कि जो रेड सी है इसमें हैती रेबल्स जो हैं वो बॉम्बिंग कर रहे हैं लगातार। इसलिए अब फिर से हमें इसी रास्ते को वर्तमान में भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग। चलो, ये तो वर्तमान की बात हुई। फाइनली अगर हम विदेशी व्यापार की बात देखें तो हमने ये पढ़ लिया कि भारत कच्चे माल का निर्यातक और अंतिम वस्तुओं का आयातक बन गया। बोलो यस। मेन चीजें जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे उस समय। अगर हम बात करें दोस्तों, ये देखिए,
मैंने अभी कहा जैसे भारत के हर बाजार में चाइना की वस्तुएं हैं, ऐसी उस समय भारत की वस्तुएं विश्व के हर बाजार में थी। बोलो जी यस। लेकिन अगर हम इसी बात को थोड़ा और दूसरे फैक्टर में देखें दोस्तों, भारत में उस समय जब ब्रिटिशर्स आए और उसके बाद आजादी के समय दोस्तों ब्रिटिश मोनोपोली थी इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में, भारत के अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रिटिश का एकाधिकार। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर था वो सिर्फ कौन था? ब्रिटेन। मेन ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? ब्रिटेन। तो इसलिए हम कह रहे हैं ब्रिटेन की भारतीय अंतरराष्ट्रीय बाजार में या व्यापार में मोनोपोली, एकाधिकार देखने को मिली। शायद ये बात समझ पाए या नहीं ना। नेक्स्ट बात करें, देखो भाई साहब कितनी बढ़िया बात करेंगे, जरा ध्यान से सुनना, डोंट फोकस हियर, बस मुझे सुनो आप दोस्तों। अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स के समय में, हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दोस्तों आपने को एक शब्द पढ़ाया था मैंने, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, याद आए क्या? द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस। बोलो जी यस। तो अगर हम बात करते हैं हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स थे तो भारत व्यापार अधिशेष में था। किस में था? व्यापार अधिशेष। बोलो याद आया कि हम एक्सपोर्ट क्या करते थे और इंपोर्ट क्या करते थे? 2022-23 में हमारे भारत को 122 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ, हमने आपको पढ़ाया था प्रीलिम्स में। और 2023-24 में हमारे भारत को 78 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा आज भी है, हमने पढ़ा था ये सब। समझ गए? कितना पढ़ के आए हैं आप? पढ़ चुके हैं सब लोग, सही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो उस समय हमारा भारत व्यापार अधिशेष में था। हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे और इंपोर्ट क्या करते थे? बोलो क्लियर। अब जरा ध्यान से समझना, इससे क्या आप लोग समझना कि भाई साहब जो हमने व्यापार ज्यादा करके पैसा कमाया, उस पैसे का भी ब्रिटिशर्स भारत की ऐसी की तैसी करने में लगाते थे। क्या? जो एक्सपोर्ट सरप्लस से पैसा कमाया, इस पैसे को अपने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा खर्च करते थे कि ब्रिटिश का जो प्रशासन तंत्र है उसको मजबूत करने में। और तो और इसी पैसे को वॉर और युद्ध के समय ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे। सोचो, भारत का पैसा और भारत की ही बर्बादी के लिए यूज हो रहा था। ये था विदेशी व्यापार का भारत का हिस्सा। मुझे लग रहा है भारत का जो लाइक अस्तित्व था या जो हम बात करें कि परिदृश्य था। सो दिस इज कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। ये दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात देखो दोस्तों, क्या देखने को मिली? बोलो समझ गए दोस्तों? इसी के समय आए तो हमने प्री में भी बात कर ली थी, दादा भाई नौरोजी साहब ने बताया द ट्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, द ब्रिटिश द अनब्रिटिश लाइक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, किताब लिखी। अरे बोलो यस। तो ब्रिटिशर्स ने जो धन भारत के निर्यात से कमाया उसके 3 हिस्सों में यूज कर सकते हैं। यही तो मेंस के पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास। तो पहला, भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन था उसके व्यय में, दूसरा युद्ध के लिए यूज होता था, और तीसरा दोस्तों बचा बचाया पैसा ब्रिटेन ले जाया करते थे। कम ऑन, यस और नॉट? सो दिस वाज कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स। हमने दोस्तों 3 हिस्सों में पढ़ा कि इंडिया की इकोनॉमी 1947 के समय या ब्रिटिशर्स के आने से कैसी इकोनॉमी बनी। तो हमने सबसे पहला हिस्सा क्या देखा, दूसरा क्या देखा, और तीसरा देखा फॉरेन ट्रेड। आप चौथा देख रहे हैं डेमोग्राफी, भारत की डेमोग्राफी। बस मुझे आप ये बताइए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? क्या होती है? HDI में पढ़ा था कि जब भारत का आजादी, सॉरी क्या ही बोल रहा हूं, कि जब कोई बंदे का जन्म होता है हमारे देश में तो वो कितने वर्षों तक जिएगा, दैट इज कॉल्ड जीवन प्रत्याशा। तो आप मुझे बताइए कि आजादी के समय जीवन प्रत्याशा ज्यादा थी या आज? जीवन प्रत्याशा पहले ज्यादा थी या आज है? मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करता हूं डेमोग्राफी की, तो डेमोग्राफी के बारे में जरा ध्यान से सुनेंगे। इंडिया की डेमोग्राफी के बारे में बात करें तो डेमोग्राफी में आता है बर्थ रेट, वही जो सेंसस वेंसस में करते हैं, डेथ रेट, राइट? जल्दी बताइए, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है? प्रति 1000 लोगों में जितने बच्चों ने जन्म लिया उनमें से कितनों की डेथ हो गई, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। डेथ रेट भी यही हो गया। नाउ लुक एट दिस, डेमोग्राफी की अगर हम बात करें तो 1947 में इंडिया का बर्थ रेट था 40, हाई बर्थ रेट था इंडिया का, और आज बर्थ रेट है 10, लो बर्थ रेट है। आप याद करिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड में आपको पढ़ाया था कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होना चाहिए। याद आया कुछ? याद आया कुछ कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या होना चाहिए? कम। क्यों होना चाहिए? कुछ याद है? सब भूल गए तुम कदों है, कोई बात नहीं। अगर दोस्तों बर्थ रेट ज्यादा होगा तो जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या ज्यादा होगी तो जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से लोगों की मांग क्या होगी?
होगी और दोस्तों हमारे देश में समस्याएं आएंगी, बोलो यस। और दूसरी बात, उत्पादन वैसे ही कम है। अगर हम बात करें कि जनसंख्या, हमेशा याद रखो, अभी यहाँ बहुत ज्यादा बातें हैं क्या करें, पर इतना याद रखो कि किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छी तब मानी जाएगी जब उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होना चाहिए। तो देखो उस समय बर्थ रेट कितना था 40, अब बर्थ रेट कितना है 10, उस समय डेथ रेट कितना था 48, आज है 7.4। उस समय हमारे शिशु मृत्यु दर जानते हैं आप लोग, चाइल्ड 1 साल के अंदर बच्चे की डेथ हो जाए, दैट इज कॉल्ड शिशु मृत्यु दर। जल्दी बोलो यस ना। तो उस समय कितनी थी, लो जी दोस्तों, प्रति 1000 बच्चों का जो जन्म हो रहा 218 लोग बच्चे डेथ कर जा रहे। अभी कितनी है मात्र। लाइफ एक्सपेक्टेंसी समय के साथ साथ बढ़ गई क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट सुविधाएं क्या हो गई, अच्छी हो गई। तो देखो जीवन प्रत्याशा कितना था, मतलब समझो कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि औसतन लोग 32 साल तक जीते थे फिर टपक जाते थे। इससे क्या है, भारत के डेमोग्राफी को नुकसान होगा, राइट, डेमोग्राफी को नुकसान होगा कि यंग पॉपुलेशन नहीं रहेगी तो उत्पादन कौन करेगा, देश की जीडीपी कौन बढ़ाएगा। और आज देखो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और आने वाले 10 से 15 सालों में ये 80 ईयर्स जाने वाली है। मतलब औसतन हमारे देश में लोग 80 साल जिएंगे। वो कितनी खुश हो रही, कह रही कि हाँ अब तो 90 साल फिक्स हो गया मेरा, राइट। लिटरेसी रेट दोस्तों, जो साक्षरता दर है वो कितनी थी, मात्र 16%। जरा समझो, वो तो कितनी बुरी हालत में था भारत कि सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे थे। समझ पा रहे हैं आप लोग। और आज 74.04, बट वो भी सेंसस 2011 के मुताबिक, अभी नया सेंसस नहीं आया इसलिए यही आंकड़ा है। पुरुष साक्षरता दर भारत में है 82.14% और फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। सो दोस्तों ये हमारे भारत की डेमोग्राफी है। इज इट ऑल राइट। इसमें हम एक सेक्शन और बनाते हैं एंड दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आजादी के समय भारत का थोड़ा डेमोग्राफी पे और देख लो। 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो थोड़ा सुन लो। 1921 को महान विभाजन का वर्ष इसलिए कहा जाता है कि अगर हम 1921 से पहले वाली जनगणना देखें तो इसके मुताबिक ये सब 10-10 साल की जनगणनाएं हैं। अगर हम इस सेंसस में देखें जनगणनाओं में तो कभी जनसंख्या बढ़ रही, कभी घट रही, कभी बढ़ रही, कभी घट रही। लेकिन 1921 के बाद लगातार भारत की जो जनसंख्या है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम कहते हैं कि 1921 भारत के महान विभाजन का वर्ष है। ये आप याद रखेंगे। कमान यस ना। देखो ये सब तो छोड़ो, अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में देख लो। डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं कि भारत की पॉपुलेशन, उसका रेशियो। तो देखो आज हमने देखा कि हमारे देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, लेकिन आजादी के समय हमारे देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का। और मैंने कहा था 1/4 लगभग 3/4 लगभग 73% जनसंख्या कहाँ एंगेज थी, एग्रीकल्चर में। और द्वितीय क्षेत्र में कितने परसेंट, 10%। और जीडीपी में 25% योगदान, तृतीय क्षेत्र में 17% और जीडीपी में योगदान 31%। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि पूरी इकोनॉमी ऐसे खत्म हो जाएगी, बोलो जी यस। क्योंकि जो यहाँ बातें करी वो प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं करी। अभी हम यहाँ पूरी अलग बातें करेंगे और इकोनॉमी का एक पूरा का पूरा सिनेरियो आपको मिल जाएगा। कम ऑन यस ना। एंड द लास्ट टॉप इज इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिशर्स ने जो भी चाहे रोड बनाई, रेलवेज बनाए, इंडियन पोस्टल सर्विसेज बनाई, इन सब का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, क्या, कि ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ पे मजबूत करना और भारत की इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन करना। That's it। फिर अब हम आजाद हो जाते हैं और 1947 के बाद दोस्तों फिर हम एक देखेंगे कि 1950 से 1990 तक का सफर वो बाद में करेंगे। लेकिन चूंकि हम जब मेंस पढ़ते हैं तो जरा ध्यान से देखो, हमें 360 डिग्री व्यू हर चैप्टर का बनाना है। हर चैप्टर में हमें 360 डिग्री के एंगल में उस चैप्टर को सोचना है, जिससे हम उसका कॉम्प्रिहेंसिवनेस को पकड़ पाएं और एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएं, राइट। तो अब हमारे एग्जाम में कुछ और भी चीजें पूछी जाएंगी कि ब्रिटिश शासन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, सकारात्मक, दिस इज पॉजिटिव। जो ब्रिटिश शासन था उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े। बहुत बुराई कर ली, अब थोड़ा पॉजिटिविटी भी ला लेते हैं। कमान यस। इतना नेगेटिव हो गए कि मुझे पसीने भी आने लग रहे हैं कि अब हम बात करें कि थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट भी तो रहे। सबसे पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक मूल्य भारत में डेवलप हुए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा। फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे सेंटर और स्टेट के पास अलग अलग पावर्स हैं। और हमने नीति आयोग जब पढ़ा तो आपने कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, बोलो याद आया। लेकिन
साथ साथ हम एक और टर्म की बात करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी संघवाद। मतलब केंद्र और राज्यों का समन्वय तो हो, बल्कि हर राज्य एक दूसरे राज्य से एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा भी रखे। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे देश में ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव इंपैक्ट ये रहा कि भारत में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया। इसका मतलब पहले क्या था, वहां के राजा, यहाँ के राजा, वो मुगल एम्पायर, औरंगजेब, फलाना ढिमाका। अब ब्रिटिश आने से भारत में एक फायदा हुआ कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल्स एकदम क्लियर हो गए और एक सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली भारत में देखने को मिली। बोलो यस। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? ये ब्रिटिशर्स की ही तो देन है। यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। बोलो जी यस। अगर हम बात करें, हमारे भारत में सती प्रथा थी, हमारे भारत में चाइल्ड, हमारा जो फीमेल चाइल्ड है, कन्या भ्रूण हत्या होती थी, चाइल्ड मैरिज होता था। दोस्तों ये सारी चीजों को खत्म, ये सामाजिक रिफॉर्म, सोशल सुधार किसने किए? दोस्तों ब्रिटिशर्स की देन ही तो है कि हमारे देश में डेवलपमेंट, अभी तो पढ़ लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, भले ही उनने अपने लिए किया था, हुआ तो यार ना। अपार्ट ऑफ दैट कि हमारे देश में न्यू आइडियाज आए जो हमारे संविधान में लिखे गए। अभी आपको क्या पता, भीमराव साहब ने, अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया और जितने बड़े बड़े लोगों ने, तो इनने बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ा ना। और ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया लिबर्टी, स्वतंत्रता। ब्रिटिशर्स ने क्या, हालांकि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट उनका था लेकिन भारत के साथ नहीं था। और हम बात करें वेस्टर्न आइडियाज, ये सब किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की। तो ये ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव इंपैक्ट है। और फाइनली अगर हम बात करें कि 1950 में अब हम आजाद होते हैं, तो 1950 से 1990 की इकोनॉमी हम अलग से देखेंगे। थोड़ा सा लिखिए। जय हो। चलो दोस्तों आगे आगे आगे, बहुत मौज के मूड में थोड़ा कम रहो और जल्दी से लिखते जाओ। कुछ आनंद आया है? ऐसे ही हम पूरी इकोनॉमी को करने वाले हैं। कम ऑन यस। चलो मौज आ गई क्या तुम लोगों को? चलो ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए, आजादी से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य। आजादी से, ये चैप्टर का नाम है, आजादी से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य। कितने बजे तक क्लास है? 6? ठीक है, 15 मिनट है, जितना लिख पाएंगे लिख लेंगे, कल लिख लेंगे। कम ऑन यस। आजादी से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य, राइट। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। भारत में ब्रिटिश आगमन से पूर्व, भारत में ब्रिटिश आगमन से पूर्व स्वनियोजित एवं संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। फुल स्टॉप। वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा योगदान देखने को मिला, जैसे, थैंक यू, जैसे 17वीं शताब्दी में भारत की जीडीपी का वैश्विक जीडीपी में भारत की जीडीपी का वैश्विक जीडीपी में लगभग 25% योगदान था। लगभग 25% योगदान था। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, 1757 में ब्रिटिशर्स के आने के बाद, या ब्रिटिशर्स के
आने से पूर्व वैश्विक व्यापार में भारत का योगदान लगभग 20% था, एवं आजादी के समय यह सिर्फ 4% रह गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिखिए, बीच में हेडिंग बनाइए, आजादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। आजादी के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। आजादी के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। आजादी के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। नंबर वन, स्थिर अर्थव्यवस्था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंग्लिश में ब्रैकेट में बस शब्द लिख लो, जरूरत नहीं है मेंस में, लेकिन पता होना। स्थिर अर्थव्यवस्था, ध्यान से सुनो, 2 वर्ड मुझे और बताने हैं, सुन लो थोड़ा सा, बाकी सब मैंने बता दिए। 2 वर्ड सीखो। एक शब्द होता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्थिर अर्थव्यवस्था, प्लीज फोकस। और एक शब्द होता है बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। तो जरा समझना आप, अगर हम 2 शब्द बोल रहे हैं, क्या क्या, स्थिर और बैकवर्ड, पिछड़े, तो जब हम कहें, देखो यही मेंस में काम आते हैं, अगर हम कहें स्थिर अर्थव्यवस्था, स्थिर, तो इसका मतलब ये बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट की। देखो 2 चीज समझो, एक होता है इकोनॉमी का साइज और एक होता है इकोनॉमी का ग्रोथ रेट। नहीं समझ पा रहे क्या? एक होता है इकोनॉमी का आकार और एक होता है इकोनॉमी का, जैसे हमारी इंडिया की जीडीपी कितनी है, दिस इज साइज, राइट। एक है जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, दिस इज ग्रोथ रेट, राइट। तो जब हम बात करेंगे, ध्यान समझना, हम कह रहे हैं 2 शब्द, एक साइड स्टैग्नेंट और एक साइड बैकवर्ड। मतलब अगर हम बात करें एग्जाम में, मान लो एक सवाल आए कि ब्रिटिश आगमन से भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई, फुल स्टॉप, और लिखा गिव रीजन बिहाइंड दैट, लिखा है आपके इसमें कि इसके पीछे के कारण बताइए। तो अब आप लोग क्या बताएंगे? स्टैग्नेंट, इसका मतलब ग्रोथ रेट से रिलेटेड, कि अगर ग्रोथ रेट स्लो है इसका मतलब स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। स्टैगफ्लेशन, नीचे आ रहे हैं जब, याद करो। और दोस्तों एक है बैकवर्ड, इसका मतलब पिछड़े, इसका मतलब हम उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हैं, जीडीपी का साइज क्या है, छोटा। सो दिस इज कॉल्ड स्टैग्नेंट, स्थिर और पिछड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब। इज इट ऑल राइट? नाम लिख लो। नंबर 1 स्टैग्नेंट इकोनॉमी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। इसमें एक स्थिर स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्थिर अर्थव्यवस्था, इसमें लिख लीजिए। हाँ, इसके नीचे ये ड्रॉ कर लो, ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसके नीचे एक एरो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, अर्थ मतलब। इज इट ऑल राइट? नाउ लिख लो। नंबर 1 स्टैग्नेंट इकोनॉमी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, इसमें एक स्थिर स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्थिर अर्थव्यवस्था, इसमें लिख लीजिए। हाँ, इसके नीचे ये ड्रॉ कर लो, ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसके नीचे एक एरो बनाओ और लिखो प्रति व्यक्ति आय। हम इसको प्रति व्यक्ति आय की सहायता से सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे भारत की इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी। तो प्रति व्यक्ति आय 2 ऐसे करके बनाओ, 1860 से 1925 के बीच, और उसमें देखो 0.5% पर ईयर की ग्रोथ है, ये प्रति वर्ष 0.5% प्रति वर्ष ग्रोथ रेट है ये। और दोस्तों यहाँ लिखो फिर देन 1925 से 50 के बीच, 1925 से 50 के बीच 0.1% पर ईयर, प्रति वर्ष ग्रोथ रेट है। देखिए कैसी थी? अबे मुंह से बोलो यार, क्या थी? बहुत स्लो, बहुत बेकार। इसको हमने कहा स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट। बोलो जी यस। सोचो 0.5, 0.1% पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो इकोनॉमी तो बेकार हो गई इसका मतलब। नेक्स्ट नंबर 2 पिछड़ी अर्थव्यवस्था।
पिछड़ी अर्थव्यवस्था, बैकवर्ड इकोनॉमी ब्रैकेट में लिखेंगे, जरूरत नहीं है मेंस में लिखना नहीं है, लेकिन अपने सीखने के लिए बैकवर्ड इकोनॉमी इसमें लिख लीजिए, एरो बनाओ इसमें और लिखिए निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय, निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय, निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय। और इसको ऐसे कर लो लाइक दिस, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बनाओ, ऐसे एक लिख लो 1947, एक लिख लो 2024, एक 1947 और 2023-24। 1947 में जो प्रति व्यक्ति आय थी मेरे प्यारे साथियों वो मात्र 230 रुपए थी, 230। और एक साइड लिखो 2023-24 लगभग 2 लाख से ऊपर निकल चुकी है, ₹2.12 लाख, ₹2.12 लाख ये हमारी प्रति व्यक्ति आय है आज, राइट। नेक्स्ट नंबर 3, कृषि का पिछड़ापन या कृषि पिछड़ापन। नंबर 3 पॉइंट, कृषि पिछड़ापन, कृषि पिछड़ापन। अगर हमें लिखना है कृषि पिछड़ापन था तो इसमें ए पॉइंट लिखो, इसके नीचे 3rd पॉइंट है ना, उसमें ए कम उत्पादन, बी लगभग कुल जनसंख्या का 73%, लगभग कुल जनसंख्या का 73%। नंबर सी, हाँ या इसे नंबर बी ही, कुल जनसंख्या का 73% एवं जीडीपी में योगदान लगभग 50%, एवं जीडीपी में योगदान लगभग 50%। सी 1947 एरो खाद्यान्न उत्पादन, जल्दी सुन के लिखते जाओ, 1947 एरो खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन 527 LMT, लाख मेट्रिक टन होता है ये, 527 LMT। नेक्स्ट औद्योगिक पिछड़ापन, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 5वां, 4था औद्योगिक पिछड़ापन। इसमें एक एरो खींचे, साफ साफ अच्छा एरो बनाना, ऐसे बनाया करो कम से कम इतना लंबा, राइट। ऐसे पेपर में नहीं बनाना, ये सिर्फ आपके नोट्स होने चाहिए हैंडी, कम ऑन यस और नॉट, मतलब क्लास नोट्स हैंडी होते हैं जिसको आप पढ़ो रिवाइज जल्दी हो जाए। तो इसमें लिख लो कारण, एरो बनाओ और लिखो यहां कारण, और फिर नीचे एरो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। नेक्स्ट प्रचंड गरीबी, नेक्स्ट पॉइंट प्रचंड गरीबी, प्रचंड या अत्यधिक गरीबी हो गया, और उसके सामने एरो लगा लो कारण, कारण आय के वितरण में अधिक असमानता, आय के वितरण में अधिक असमानता। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट खराब बुनियादी ढांचा, खराब बुनियादी ढांचा, खराब बुनियादी ढांचा। ए 1948 में, ए 1948 में भारतीय रेल एरो 53,596 किलोमीटर्स, 53,596 किलोमीटर्स भारतीय रेल की जो पटरियां हैं इनकी लेंथ 53,596 किलोमीटर्स। बी, बी पावर जनरेशन को क्या कहेंगे, ऊर्जा उत्पादन लिख लो सिंपल, ऊर्जा उत्पादन एरो डालकर मात्र 2100 मेगावाट, 2100 मेगावाट। नेक्स्ट भारत, नेक्स्ट पॉइंट भारत आयातित वस्तुओं पर अधिक निर्भर था, आयातित वस्तुओं पर अधिक निर्भर था। नेक्स्ट पॉइंट सीमित सहकारीकरण और सीमित शहरीकरण। दोस्तों आपको पता होना चाहिए आजकल हम अर्बनाइजेशन देखते हैं, आजकल क्या देखते हैं, शहरीकरण। लेकिन देखो भाई साहब
ब्रिटिशर्स ने ये किया था। ये लो, लिखना नहीं है, सुनना है दोस्तों। आज हम बात करते हैं शहरीकरण की, लेकिन ब्रिटिशर्स ने शहरीकरण छोड़िए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? रूरलाइजेशन, मतलब ग्रामीकरण, और ब्रिटिशर्स ने ग्रामीकरण को बढ़ावा दिया, ना कि रूरलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। इससे डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी में, जितने बड़े शहर होंगे उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, लेकिन अर्बनाइजेशन की जगह ब्रिटिशर्स ने क्या किया? रूरलाइजेशन। तो लिख लो सीमित शहरीकरण, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बीच में। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का कृषि क्षेत्र है, भारत का कृषि क्षेत्र है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का कृषि क्षेत्र है। दोस्तों इसके बारे में हम कल लिख लेंगे, बोलो क्लियर है? अच्छा सारे लोग बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि मेंस का रोड मैप क्लियर? क्लियर। दूसरी बात, क्या आज आपको मैं एक आर्टिकल दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्लेषण, प्लीज भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्लेषण करें कि आजादी से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्या इस पे आप 200-250 शब्द लिख सकते हैं? पक्का लिख सकते हैं? दोस्तों कल हम चर्चा करेंगे 1950 से 1990 तक के भारत की अर्थव्यवस्था, और फिर समय मिलता है तो हम बात कर लेंगे 1991 का आर्थिक उदारीकरण। बोलो जी क्लियर? तो मिलेंगे कल। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।